रविवार की सुबह इतने समय से आप सब पधारे हुए महानुभावों को, माताओं बहनों को मेरा प्रणाम। जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद का 36वां सेमिनार अविरत चल रहा है। ये सेमिनार की शुरुआत इसी माहेश्वरी भवन में 2012 में डॉक्टर अनिरुद्ध आप्टे के प्रेरणा से शुरुआत हुई थी। सबसे पहले उन्होंने टीपीए जो एक पैरालिसिस में एक इंजेक्शन उस टाइम नया नया आया था, उसकी अवेयरनेस के लिए उनका एक ऐसा मन में प्रेरणा आई कि अपने परिवार के 150-200 लोगों को बुला के इसकी ट्रेनिंग दी जाए और समय की महत्वता बताई जाए। उस सेमिनार में इतने अच्छे क्वेश्चंस आए, साथ ही साथ 2-3 क्वेश्चन बड़े अच्छे आए। हमारे मित्र एक माणिक जी राठी बैठे, कि स्पेक्ट्रम से योगेश जी गुप्ता वगैरह बोले कि ऐसे सब सेमिनार आप और आगे से आगे आयोजित करें। आज से 11 वर्ष पूर्व पहले शायद संभव नहीं लग रहा था मुंदड़ा परिवार में कि ऐसे कोई सेमिनार किए जाएं। ठीक है, 1 या 2 कर दिया बहुत है। इसी बीच में दिवाली पर वापस मैसेज हो गया जी। दिवाली पर 2 सत्य घटना बोल रहा हूँ। मुझे दिवाली की छुट्टियों में 2 अपने परिवार के जान पहचान के ऐसे लोग मिले जिनको हार्ट अटैक आया और वो सुबह से शाम तक गैस के अटैक उसमें ही घूम रहे हैं। एक तो मुझे अच्छी तरह याद है, नवरत्न जी कोचर, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, हार्ट अटैक आया, माइल्ड था, प्रभु की कृपा थी, और वो सुबह से शाम तक गैस के अटैक में घूमते रहे। ऐसा ही एक केस 2-3-4 दिन में दोबारा आया। तब प्रेरणा हुई कि डॉक्टर अपूर्व वसावड़ा को भी खिड़िया क्यों नहीं बुलाया जाए। तो इमीडिएटली दिसंबर में नेक्स्ट सेमिनार हमारा 2013 में डॉक्टर अपूर्व वसावड़ा का हुआ था, और दिस इज हाउ स्टार्टेड द जर्नी। आप सबके सहयोग से, आप सबके सम्मिलित होने के प्रयास से कोविड में भी हमारे वेबिनार के माध्यम से आयोजन कंटिन्यू रहे। उसके बाद पुनः जैसे ही कोविड निकला, हम लोगों ने ये सेमिनार वापस शुरुआत की। शुरू के 2 सेमिनार हमने वेबिनार के साथ आयोजित किए। सेमिनार के साथ साथ हमने लिंक भी लाइव भेजी। उस टाइम भी फिर कुछ चीज़ें समझ में आई कि मेरे ही अपने परिवार के लोग, मेरे ही अपनी सीनियर सीट, वो घर से बैठ के सेमिनार देख रहे हैं। एक मेरे सीनियर स्टाफ का फ़ोन आया, भैया बहुत ही अच्छा सेमिनार था। तो मैंने बोला, यार कहाँ बैठा था भाई तू? तो बोला, नहीं मैंने और मेरी वाइफ ने ये सेमिनार घर से देखा। तो फिर मन में प्रेरणा आई कि 2 में से एक चीज़ नक्की करना पड़ेगा। या तो ये वेबिनार करना, तो इतने सब हॉल में आयोजन करने की क्या ज़रूरत है। मधुसूदन ग्रुप में बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस हॉल से जहाँ से हमने वेबिनार दिए, क्यों नहीं इसको वेबिनार के रूप में ही प्रदर्शित किया जाए। फिर जब डॉक्टर आप्टे और जो हमारे कोर डॉक्टर टीम है उनसे प्रेरणा हुई कि श्रीकांत इसको ऑफलाइन ही रहने दो, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट डायरेक्ट पड़ता है, और हमारे केसेस अपने ही परिवार के ऐसे ऐसे केसेस मिले जिनमें हरीश भाई बजाज बैठे हैं, श्याम भाई गुप्ता बैठे हैं यहाँ पर, जिन लोगों की लाइफ बची। श्याम भाई गुप्ता को 1.5 वर्ष पूर्व अटैक आया, इसका कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई। उनके बेटे ने बोला कि महावीर ले जाऊं, बोले नहीं ये न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम है, तू मेरे को INS ले चल। गजानन जी मालपानी बैठे हैं। ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनको ये इम्पैक्ट पड़ा, और उन लोगों ने अपनी जान समय से बचाई और आज पूर्णतः स्वस्थ होकर वापस सेमिनार अटेंड कर रहे हैं। जब ये सब प्रेरणा हुई तो फिर समझ में आया कि इसको ऑफलाइन ही रखेंगे। हाँ, आप लोगों की सुविधा के लिए इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि देश विदेश से बहुत सारे लोग जो है इसको देखना चाहते, जो यहाँ नहीं आ सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग लिंक तैयार करते हैं और 1-1.5 महीने बाद वो मिलेगी। और एक बहुत ही खुशी की बात है, पिछले 36 सेमिनार में से करीब 25 सेमिनार की यूट्यूब लिंक पीछे लगी है। हर सेमिनार की इंडिविजुअल लगी है। जो लोग भी उसकी फ़ोटो ले लें, उससे QR कोड से वो डायरेक्टली खुल जाएगी। तो वो ऑफलाइन जो लोग नहीं आ पाते हैं या जो बाहर हैं उनके लिए है, क्योंकि जितना इम्पैक्ट डायरेक्टली हॉल में पड़ता है, एक तिरुपति बालाजी के दर्शन आप
मंदिर में जाके करके आए और एक टीवी पे कितना ही क्लोजअप दिखा दें। तो ये सेमिनार की प्रेरणा ऑफलाइन की सब डॉक्टर हमारे जो उससे मिली। जब ये शुरुआत की थी तो हम लोगों को, विनय भाई और हम दोनों को लगा कि इसको कैसे करें, क्या करें। तो उसी चेन में सबसे बड़े और मेरे तो गुरु भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं हमारे सेमिनार के, निर्मलेश जी आर ने हमको शुरुआत भी कराई और थोड़े अस्वस्थ थे बीच में, तो कुछ सेमिनार में एब्सेंट थे और मुझे यहाँ खड़े करने का श्रेय उनका है। तो आज वापस पधारे भाई साहब, 1 मिनट के लिए अगर आप शेयरिंग करना चाहें। चलो, आज उनकी इच्छा कम है। निर्मलेश जी खड़े तो हो प्रभु, जो लोग नए लोग हैं उनको तो पता है मेरे गुरु कौन है। अब कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं। जो नए भाई लोग आए हैं, कृपया पीछे काउंटर है, जाते में आप लोग अपना नाम, नंबर, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करा दें और अगर ईमेल आईडी दे सके तो अति उत्तम है, जिसमें हम डिटेल में जानकारी आपको अगले सेमिनार की दे सकें। वैसे आपकी जानकारी के लिए नेक्स्ट सेमिनार हमारा 4 फरवरी 2024 को होगा, इसी हॉल में, इसी रविवार को 2024। लेफ्ट साइड में उसका बोर्ड लगा हुआ है, वो डेट सेव कर ली जाए। वो भी एक ज्वलन टॉपिक रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके डॉक्टर को भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि कृपया आके आज 2 मिनट मिलें। वैसे आप लोगों को बता दूं, डॉक्टर राजीव मेहता, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, नेक्स्ट सेमिनार डॉक्टर राजीव मेहता का रहेगा 4 फरवरी 2024 को। साल में हम लोग 4 ही सेमिनार कर पाते हैं मैक्सिमम। बहुत लोग बोलते हैं मुझसे, आज भी कुछ लोग शेयर कर रहे थे कि भाई ये सेमिनार मेरे इंटरेस्ट का है, मेरा उसका, इसलिए आए। मैंने आपसे निवेदन किया उन लोगों से, भाई ये जितने भी सेमिनार कर रहे हैं आपके ही कोई बॉडी के पार्ट है, वाइटल अंग है, कृपया जिसकी जानकारी नहीं है उसके लिए आके लेके जाएं। जिसको जो बीमारी है उसके लिए तो अपने अच्छे डॉक्टर के पास जा रहा है, जो बीमारी आपके नहीं आई है और आपके शरीर का अंग है उसका सेमिनार अवश्य अटेंड करें। दीप प्रज्वलित के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। सबसे पहले विनय भाई लेके आए, डॉक्टर अनिरुद्ध दाप्टे, डॉक्टर अपूर्व सावड़ा, विनय भाई सबको बुलाए। निर्मलेश भाई साहब आइए, कृष्ण गोपाल जी मुंदड़ा, ललित भाई अग्रवाल, प्रमोद भाई चौधरी, घनश्याम जी चांडक हमारे माहेश्वरी भवन समिति के अध्यक्ष हैं, निवेदन करूंगा। गजानन जी राठी, विनीत काबरा, सब कृपया आएँ और कोई भी कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलित से करें। गजानन जी मालपानी, गजानन जी राठी, विनीत काबरा कृपया आएँ। विशेष रूप से नवापुर से पधारे, हाँ, राजेश भाई पोद्दार, हमारे नवापुर से विशेष रूप से पधारे नरेंद्र जी अग्रवाल, जो प्रायः सब सेमिनार में कई सारे डॉक्टरों को लेके आते हैं। कृपया
आपटे से बोलूँगा कि 2 मिनट के लिए, जो हमारे हर प्रोग्राम में प्रेरणा स्रोत होते हैं, 2 मिनट अपना वक्तव्य दें। फिर विनय भाई से निवेदन करूँगा डॉक्टर अपूर्व तापड़ा का संक्षिप्त परिचय दें। गुड मॉर्निंग। आज हॉल में जगह नहीं है, हमारे कई श्रोता खड़े हैं। ये देख के इस बात की प्रसन्नता हो रही है कि लोगों में हमारे हेल्थ के प्रति अवेयरनेस और जागरूकता बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो रही है। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन एंड मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ जो आप अपनी हेल्थ के प्रति यू आर सो अवेयर। दैट इज़ अ ग्रेट साइन। दूसरी चीज़ जो बहुत वाइटल चीज़ है, आई वुड लाइक टू से इज़ कि इन सेमिनार्स का मकसद जो है वो आपको बीमारी के प्रारंभिक लक्षणों से अवगत कराना है, ताकि वो लक्षण अगर आपके शरीर में आपको दिखें या आपके परिवारजनों के शरीर में दिखें तो आप उनको तुरंत पहचान के रेलेवेंट डॉक्टर से मेडिकल एड प्राप्त कर सकते हैं। तो दिस इज़ टू मेक यू अवेयर अबाउट योर ओन बॉडी एंड ओन हेल्थ। आपके खुद के शरीर और आपकी खुद की हेल्थ के प्रति अवेयरनेस के लिए ये है, ये आप लोगों के लिए है। एज ए डॉक्टर्स हम लोगों को तो मालूम है कि हेल्थ के किसी भी बीमारी के क्या सिम्टम्स हैं, पर ये आप लोगों के लिए सेमिनार है। हाँ, ये जो सेमिनार है ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। यहाँ तक कि हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि किसी परिवार विशेष और व्यक्ति विशेष और डॉक्टर विशेष के लिए भी नहीं है। इन सेमिनार्स में हम उन्हीं डॉक्टरों का व्याख्यान या वक्तव्य हम उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने लिए एडवर्टाइजमेंट की इस शहर में ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। ये सेल्फ प्रमोशन का प्लेटफॉर्म नहीं है। दिस इज़ ए प्योरली public awareness program, and that is the reason we are very strict about inviting only those stalwarts in field of medicine जिनको advertisement की ज़रूरत नहीं है। और ये किसी व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष के advertisement का भी स्थल नहीं है, ये मात्र और सिर्फ public awareness का ही platform है। So I'll call Dr. Vasavada, I'll call Vinay ji to introduce Dr. Vasavada, and then Dr. Apurva will take over the stage. भाई और बहनों, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। श्री महेश्वरी भवन और जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद द्वारा आयोजित 36वें मेडिकल सेमिनार में आप सबका स्वागत है। संडे के दिन आप लोग अपना कीमती समय निकाल के आए, आपको वापस एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं। महेश्वरी भवन समिति के श्री घनश्याम जी चांडक, सुरेश जी तोषनीवाल का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमें ये हॉल की और सब सुविधा दी, जिसके कारण हम ये सेमिनार कर पा रहे हैं। मेरे करीब श्रीकांत जी मुंद्रा, निर्मलेश जी आर्या, अतुल बांगड़ और एंटायर सपोर्ट टीम का भी धन्यवाद, जिसके कारण हम ये सेमिनार कर रहे हैं। और लास्ट में आज के स्पीकर अपूर्व वसावड़ा जी, जो अपना कीमती समय निकाल के ये सेमिनार कंडक्ट करने के लिए रेडी हुए, उनका विशेष धन्यवाद। अगर हम ब्रॉडली मिलेनियम की बात करें, 1000 साल के मल्टीपल में, तो डिवाइडिंग लाइन बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट गिनी जाती है, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट होता है तो। और अगर 20th सेंचुरी की बात करें तो वो डिवाइडिंग लाइन सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाता है। लेकिन अगर रीसेंट अगर कोई इवेंट है जो इस पूरी दुनिया को जिसका प्रभाव हुआ, तो वो कोविड है। तो रीसेंट कोई भी चीज़ हम जो कंपेयर करते हैं, वो इकोनॉमी हो या ग्लोबल रिलेशनशिप हो या मेडिसिन हो, तो हम प्री कोविड और पोस्ट कोविड उसका एक कंपैरिजन करते हैं। तो एक आज का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, उसमें ये क्लैरिटी आपको जरूर मिलेगी कि प्री और पोस्ट कोविड में कार्डियक हेल्थ में क्या फर्क आया है। दूसरा, वॉर, नेचुरल डिजास्टर, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट मेडिकल इमरजेंसी का सबसे बड़ा रीजन होता है। लेकिन अगर इंटरनली हमारी बायोकेमिस्ट्री चेंज या हमारी बॉडी में अगर कोई मेडिकल चैलेंज आते हैं,
तो वो दो सबसे जो बड़े चैलेंज आते हैं वो कार्डियक और न्यूरोलॉजिकल आते हैं। ये दो ऐसी ऑर्गन है जिनको बहुत थोड़े समय अगर ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है तो इरिवर्सिबल डैमेज या ये टोटली डेड हो जाती है। तो इसलिए भी ये कार्डियक हेल्थ बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस बिकॉज इसका जो टाइम पीरियड है जितना ये सर्वाइव कर सकता है वो बहुत लो है। तीसरा जो क्वेश्चन आता है जो सडन कार्डियक अरेस्ट का, क्या ये हमारी लाइफस्टाइल से है, क्या ये हमारी मॉडर्न फूड हैबिट से है, या हम अपनी बॉडी को ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस कर दे उसके ऊपर है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आज आपको डॉक्टर अपूर्व वसावड़ा जरूर देंगे। एक थम्सअप का ऐड मुझे याद आता है जहां उसमें लिखा जाता है कि नॉट टू बी रेप्लिकेटेड, दिस इज डन बाय अ प्रोफेशनल। मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सी चीज़ देके बहुत बार अपने एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कार्य करने की कोशिश करते हैं जो अपने बियॉन्ड हो। समटाइम्स दैट कैन लीड टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड इमरजेंसी। संक्षिप्त में डॉक्टर अपूर्व के बारे में बताना चाहूंगा। आपने इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई से की। आप सूरत के फर्स्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने 1996 में फर्स्ट डीएम कार्डियोलॉजी है जिन्होंने 1996 में यहाँ प्रैक्टिस चालू की। वो प्रैक्टिस अभी 27 साल हो चुकी है और एवरेज में हम 50, 55, 60 पेशेंट भी गिने तो मैं समझता हूं कि आज आपको 5 लाख कंसल्टेंसी का जो टोटल एक्सपीरियंस है उसका कॉन्सेंट्रेटेड जूस और नॉलेज आपको वो आज डिलीवर करने वाले हैं। उन्होंने फर्स्ट ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट डाला सूरत में, फर्स्ट रेडिकल रिस्क इंटरवेंशन किया 2006 में और पहला कैरी आउट किया रोटैब्लेशन इंटरवेंशनल इंडिपेंडेंटली और ट्रांसफेगल इको करने वाले वो पहले इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है सूरत में। उनका वास्ट एक्सपीरियंस है कॉम्प्लेक्स इंटरवेंशंस में, रिदम डिवाइसेस में, इम्प्लांटेशन ऑफ पेसमेकर में, ईआरटीज में, एआईसीज में। आपकी क्लिनिक एक काशी प्लाजा में है और दूसरी वेस्टर्न बिजनेस पार्क में है। आप ट्राइस्टार महावीर और सनसाइन में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट है। एक एना फ्रैंक की लाइन के साथ मैं आज का उनका इंट्रोडक्शन कंक्लूड करना चाहूंगा। डिस्पाइट एवरीथिंग आई बिलीव दैट पीपल आर गुड एट हार्ट। डॉक्टर अपूर्व वसावड़ा, थैंक यू। डॉक्टर अपूर्व वसावड़ा का पुष्प से सम्मान करेंगे निर्मलेश जी आर, भाई निर्मलेश जी आर और विनय भाई अग्रवाल से निवेदन करूंगा पुष्प से करें। कृष्ण गोपाल जी मुंदड़ा से निवेदन करूंगा कि उनको एक मोमेंटो देके सम्मान करें। और हाँ, सब अपने अपने मोबाइल का निर्मलेश भाई साहब की भाषा में गला घोट देवे या साइलेंट मोड पे कर देवे। प्रमोद भाई चौधरी से निवेदन करूंगा कि उनका बुक्स देके सम्मान करें। गजन जी राठी भी साथ में सम्मिलित हो जाएं। गजन जी मालपानी, गजन जी राठी, बस। और अब आपके और डॉक्टर के बीच में मैं विदा लेता हूं। पुनः निवेदन है, नेक्स्ट सेमिनार 4 फरवरी 2024 को रहेगा इसी हॉल में। डॉक्टर राजीव मेहता का पीछे सब सेमिनार्स की हमारी QR लिंक दी गई हैं, तो जो लोग लेना चाहें जाते में ले सकते हैं और अपना नाम नंबर रजिस्टर्ड कराएं जिसमें आगे से आगे ऐसे कार्यक्रम की सूचना आपको दी जा सके। एक बार जोरदार तालियां। ऑन कर देता हूँ मैं। विनय जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुपरलेटिव इंट्रोडक्शन देने के लिए। मेरी हिंदी थोड़ी टिपिकल मिक्स रहेगी, आपटे जितनी अच्छी भी नहीं रहेगी और सडनली श्रीकांत जी और विनय जैसी तो नहीं रहेगी, लेकिन मैं ज़्यादातर हिंदी में बोलने की कोशिश करूँगा। कुछ टर्म्स ऐसी आएंगी कि जो शायद मैं बोलने जाऊँगा तो गाड़ी रुक जाएगी।
आज का जो टॉपिक है, जिस तरह की मैं यहाँ भीड़ देख रहा हूँ कुछ मेडिकल टॉपिक सुनने के लिए, हमारे जो ऑफिशियल डॉक्टर्स के सेमिनार होते हैं उसमें इससे 10% भी लोग नहीं आते, ये टॉपिक होता है तो भी। तो दिस इज़ ए सरप्राइज कि इतने लोगों को इसमें इंटरेस्ट है। और फॉरवर्ड ना, इस टॉपिक में इंटरेस्ट की वजह भी थोड़ी बहुत ये है कि फिलोसॉफी है कि जो भी आदमी जन्मा है सब मृत्यु तो होनी है, राइट। लेकिन जब भी वो आकस्मिक होती है, जो अनएक्सपेक्टेड होती है, तो फैमिली भी हिल जाता है, फ्रेंड्स भी हिल जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये क्या हुआ और शायद हमें भी ये हो सकता है। तो इसके कारण ये टॉपिक बहुत प्रचलित हो गया है। और कोविड में जो पैंडमिक हुआ उसके कारण जो सडनली एक स्वीपिंग डेथ्स हुए, तो उससे लोग थोड़े बहुत डर भी गए हैं कि हर एक आदमी की मृत्यु कभी हो सकती है वो श्योर नहीं होता है। और ये डर हमेशा दिमाग में पीछे रहता है। और जिस तरह से मीडिया में आजकल आप हर दूसरे दिन सुनते हैं कि किसी यंग पर्सन की डेथ हो गई जिम में एक्सरसाइज करते हुए, या कोई सेलिब्रिटी की डेथ हो गई, बहुत सारे नाम हैं, मैं इधर लिस्ट नहीं लूँगा, लेकिन सोशल मीडिया का भी बहुत रोल है ये अवेयरनेस क्रिएट करने में। सो इसके कारण ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो विल डिस्कस कि सडन कार्डियक डेथ क्या है बेसिकली। ऑफिशियल डेफिनेशन इसकी यह है कि अनएक्सपेक्टेड या अनएक्सप्लेन्ड डेथ, सडनली मृत्यु हुई जिसका कोई कारण इमीडिएटली पता नहीं चलता है, विद इन 1 आवर ऑफ सिम्टम, मतलब कोई भी उसको पेशेंट को तकलीफ होए उसके पहले घंटे के अंदर अगर डेथ हो जाए और तो उसको सडन डेथ बोलते हैं। और जनरली वो सडन कार्डियक डेथ होता है। अगर किसी ने देखा नहीं है मृत्यु होते हुए, से नींद में हो गया या घर पे अकेला और हो गया, वो दूसरे दिन पता चला, तो उसकी डेफिनेशन की एक्सटेंशन भी है कि लास्ट ऑब्जर्व्ड अलाइव, उसके 24 घंटे में अगर डेथ हुई तो उसको सडन डेथ बोलते हैं। ये टेक्निकल डेफिनेशन है, दिस इज फॉर एपिडेमियोलॉजी, अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लोबल डेटा इसकी दुनिया में 40 से 50 लाख पर ईयर सडन कार्डियक डेथ होते हैं, 4 to 5 मिलियन। और वेस्टर्न डेटा ये बताता है कि यंग पॉपुलेशन में 35 साल की नीचे की एज में पर 1 लाख पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 35 ईयर पीपल 1 to 3 डेथ्स पर ईयर। दिस इज वेस्टर्न डेटा। अपनी कंट्री में ये डेटा प्रॉबेबली 1 to 3 के बदले 3 to 6 होगा, ऐसी पूरी शक्यता है। वी डोंट हैव द एग्जैक्ट डेटा बिकॉज स्टैटिस्टिक्स अपने कंट्री में लाना बहुत मुश्किल काम है। पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि कुछ टर्म्स जो अपने जनरल प्रजा में चलती है, हार्ट अटैक, हार्ट फेल और सडन कार्डियक डेथ, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक हमारी भाषा में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, मतलब हार्ट को जो डैमेज होता है वो हार्ट अटैक, वो हार्ट बंद पड़ जाना नहीं है। सो हार्ट अटैक में बेसिकली हार्ट की नली ब्लॉक होती है और हार्ट की नली ब्लॉक होने के कारण जो खून सप्लाई बंद हो जाता है मसल को, तो हार्ट का मसल डैमेज हो जाता है, जिसे हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट अटैक में हर एक पर्सन को सडन डेथ नहीं होता, हार्ट में रिदम में प्रॉब्लम हो तो ही सडन डेथ हो सकता है। तो हार्ट अटैक वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है जिसके सिचुएशन में पेशेंट रिस्पॉन्सिव होता है, मतलब होश में होता है, उनकी ब्रीदिंग यूजुअली नॉर्मल होती है, हार्ट बीट करता होता है, पल्स रहती है यूजुअली, और उसको इमीडिएट कोई सीपीआर या शॉक देने की जरूरत नहीं होती। जबकि सडन कार्डियक डेथ दूसरी चीज़ है कंप्लीटली, जिसमें इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस होता है हार्ट में। वो इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस के कारण हार्ट की पंपिंग सडनली बंद पड़ जाती है। उसके कई सारे कारण हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रिक पंपिंग बंद होने के कारण बंदा कंप्लीटली होश खो बैठता है, रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है, ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं रहता है, या नॉर्मल या ब्रीदिंग होता ही नहीं है, हार्ट बंद पड़ जाता है और उसे इमीडिएटली सीपीआर और शॉक देने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज 7-8 मिनट के अंदर ब्रेन डैमेज हो जाता है। सो इसमें टोटल डिफरेंस है। और एक और टर्म है हार्ट फेल, जो सडन कार्डियक डेथ को अपने यहाँ यूजुअली हार्ट फेल बोलते हैं कि हार्ट बंद पड़ गया। एक्चुअली मेडिकल टर्म में हार्ट फेलियर तीसरी टर्म है, जबकि हार्ट की पंपिंग खराब हो जाती है किसी कारण से, हार्ट का वाल खराब होता है जिससे पानी भर जाता है, सांस फूलती है, थकावट लगती है, उसे हार्ट फेलियर बोलते हैं। सो हार्ट फेल एक ऑफिशियल टर्म नहीं है। हार्ट फेलियर और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन दोनों ऐसी चीज़ें जिससे सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये दोनों सडन कार्डियक डेथ के कारण हैं। सो आप टोटल सडन कार्डियक डेथ के कारण देखें तो उसमें से सारी एज ग्रुप लें आप, से 1 साल के ऊपर लेके 90 साल तक या 100 साल तक की, तो 70%
विल बी बिकॉज ऑफ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब हार्ट के आर्टरी ब्लॉक के रिलेटेड होंगे, जिसमें सडनली नली बंद होने से भी बंद पड़ सकता है, या पुराने डैमेज के कारण जो आगे अटैक आया है और उसके कारण हार्ट में डैमेज है, हार्ट के अंदर घाव है, स्कार है, तो उसमें इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस कभी भी सडनली हो सकता है, अटैक के 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, कभी भी आउट ऑफ द ब्लू। तो यही डेंजर है ये बीमारी का कि वो कई बार वार्निंग नहीं देती। बाकी के कारणों में नॉन इस्कीमिक मतलब कॉरोनरी आर्टरी ब्लॉक के बिना के स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज, जो हार्ट के स्ट्रक्चर में गड़बड़ है, वाल खराब है, या मसल में मायोकार्डाइटिस वायरस के कारण डैमेज है, या कार्डियोमायोपैथी है, या कुछ जेनेटिक बीमारी ऐसी जिसमें हार्ट के मसल अपने आप मोटे हो जाते हैं, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। ये कुछ बीमारियां हैं जिसमें भी यंग एज पे डेथ हो सकते हैं अनएक्सपेक्टेड, और ये बीमारियां यूजुअली कई बार साइलेंट होती है, मतलब पेशेंट को मालूम ही नहीं होता है कि उसे अंदर बीमारी है। कुछ सिम्टम्स होते हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, या कुछ सिम्टम रिकॉग्नाइज करते हैं तो बीमारी का डायग्नोसिस मिस हो जाता है, तो ऐसे केस में सडन डेथ हो सकता है। और एक कॉमन कॉज वेरी यंग पेशेंट्स, एथलीट्स, जो कई बार आप सुन रहे हैं कि जिम में भी डेथ हो रहे हैं, या एथलेटिक्स में आपने बीच में सुना था कि डेनमार्क का वो प्लेयर चालू गेम में खेलते हुए गिर गया था और उसे शॉक देके ग्राउंड पे रिवाइव किया गया। तो ये कुछ बीमारियां ऐसी है जिसमें हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल चैनल्स होते हैं जो हार्ट की इलेक्ट्रिक सिस्टम को चलाती है, वो चैनल्स में कुछ जेनेटिक बीमारी होती है जिससे सडनली डिस्टर्बेंस होकर हार्ट फिब्रिलेशन में जा सकता है और बंद पड़ सकता है। ये रेयर बीमारियां हैं, लेकिन वो यंग एज में और वेस्टर्न कंट्रीज में अभी पूरी सिस्टम है कि सारे स्कूल एज के एथलीट्स को, इवन रूटीन एथलीट्स को वो स्क्रीन करते हैं, खास करके यूरोप में, और डिटेल स्क्रीनिंग के बाद जो डिटेक्ट होती है चैनलोपैथी तो उसको उसके मुताबिक ट्रीट करते हैं। तो इसके कारण ये एथलीट्स में डेथ उन्होंने काफ़ी 40-70% रिड्यूस किए हैं। अपने देश में ऑफ कोर्स ये इजीली पॉसिबल नहीं है, लॉजिस्टिक्स आर अ प्रॉब्लम। सो ये और कुछ अदर नॉन कार्डियक कॉज है, इलेक्ट्रोक्यूशन इज वन ऑफ द कॉजेज, सडन इम्पैक्ट जो अगर एक्सीडेंट में हो तो हार्ट पे डैमेज होता है तो वो अलग कॉज है, विच वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। या कॉरोनरी डिजीज में एक्चुअली होता क्या है, कॉरोनरी डिजीज के बारे में आप सब जानते हो, या तो खुद को या किसी के रिलेटिव्स को ट्रीटमेंट हुई है तो थोड़ा बहुत आइडिया सबको है। ये हार्ट की धमनी है जो ऊपर बता रहे हो क्लीन है, उसकी जो अंदर की लाइनिंग है एंडोथेलियम, जो अंदर की लाइनिंग वो प्रोटेक्ट करती है उसको, उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस है, सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन होता है, जिसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, उसके कारण उसमें परत जमने लगती है। जैसे आपकी पाइप में कचरा जमने लगता है उसी तरह, लेकिन ये जिंदा पाइप है, उतना ही डिफरेंस है। सो उसमें कचरा जमता है और वो अगर ब्लॉक हुआ तो रास्ता रुकता है खून का। अगर वो क्रोनिक स्टेबल ब्लॉक है, स्थिर ब्लॉक है, तो या तो साइलेंट रहता है, पेशेंट को मालूम ही नहीं होता है अंदर क्या है, या फिर उससे चलने में, सीढ़ी चढ़ने में एंजाइना या दर्द होता है, या सांस फूलती है, या थकावट लगती है, तो वो पकड़ा जाता है। तो ये बीमारी की स्टेबल कंपोनेंट है, स्थिर कंपोनेंट है। लेकिन जो दूसरा डेंजरस कंपोनेंट ये कॉरोनरी आर्टरी डिजीज का है, वो अनस्टेबल या अस्थिर कंपोनेंट है, जिसमें यही ब्लॉक अगर 30% 40% भी है, जिससे कुछ चलने में, सीढ़ी चढ़ने में भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन वो सडनली उसमें सूजन आई, उसमें क्रैक पड़ गई और खून का क्लॉट जम गया, तो नली एकाएक बंद हो जाती है। और इसके कारण अगर कोई बड़ी नली बंद हुई तो हार्ट अटैक शुरू होता है, और हार्ट अटैक अगर हार्ट के बहुत बड़े एरिया को इन्वॉल्व कर रहा है तो कई बार पहले घंटे के अंदर ही हार्ट सडनली बंद पड़ सकता है। सो ये बड़ा हार्ट अटैक सडन कार्डियक डेथ का एक कारण है, राइट। दूसरा, अगर हार्ट अटैक पेशेंट सर्वाइव भी कर गया, जो काफ़ी लोग करते हैं आजकल, उसकी ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप टाइम पे सिम्टम रिकग्नाइज करो और तुरंत ट्रीटमेंट करो। जैसा स्ट्रोक में जरूरी है कि पहले 2-3 घंटे में ट्रीटमेंट जरूरी है, ऐसा हार्ट के अंदर भी आइडियली पहले 1.5 घंटे में, बट अप टू 12 आवर्स या 24 आवर्स वी कैन डू समथिंग। और जितना जल्दी आप सिम्टम रिकग्नाइज करके ट्रीटमेंट इमीडिएटली करो, उतना उसमें रिकवरी आ सकती है, राइट। लेकिन एक बार डैमेज हो गया तो हार्ट के अंदर जो स्कार बनता है, कुछ मसल का एरिया डैमेज हो गया तो उतना एरिया, हाँ तो ये हार्ट है, सपोज ये इतना एरिया डैमेज हो गया और स्कार बन गया, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिकली नॉर्मल और इलेक्ट्रिकली एबनॉर्मल जो टिश्यू होता है वो मिक्स होते हैं स्कार के एरिया में, और उस एरिया में कई बार शॉर्ट सर्किट होती है। जैसा आप इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होती है, 2 बार टच हो गए, तो ऐसी शॉर्ट सर्किट एक्चुअली हार्ट में भी होती है, और हार्ट की रिदम कंप्लीटली हेवायर हो जाती है और हार्ट की पंपिंग बंद हो जाती है। ये इसमें विजुअली दिखाया गया है, ये हार्ट की नॉर्मल रिदम है। आपने सबने कार्डियोग्राम कहीं ना कहीं देखा होगा, ये हार्ट की नॉर्मल रिदम है, उसकी धड़कन की स्पीड है 60 से 100 तक की। अगर इसमें डिस्टर्बेंस आया, ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट घूम रहा है, उसके बदले ये शॉर्ट सर्किट हो गई, तो ये हालत हो जाती है। और इस तरह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये एक्चुअली विजुअल पिक्चर है, ये किसी की इकोकार्डियोग्राफी हो रही है, जब भी ये वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, हार्ट बंद पड़ा हुआ चल रहा है चालू इको में, तो ये होती है कि पंपिंग यूं कर रहा है हार्ट, उसके बदले ये तिलमिलाने लगता है
और इससे कोई इफेक्टिव सर्कुलेशन नहीं रहता, क्योंकि हार्ट पंप नहीं कर रहा है, वहीं के वहीं खून रहता है, और इसके कारण प्रेशर डाउन हो जाता है या प्रेशर कंप्लीटली चला जाता है, ब्रेन को खून मिलना बंद हो जाता है, और इससे ब्रेन 7-8 मिनट के अंदर डैमेज हो जाता है। तो ये बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स इसमें ज़रूरी है अगर पेशेंट को बचाना है तो ये मैं एम्फेसाइज करने के लिए कर रहा हूँ कि ये दिस इज़ व्हाट हैपन्स एक्चुअली। और इसलिए हमें जो ट्रीटमेंट करनी है वो हम डिस्कस करेंगे, ये समझ के हमें करनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ डॉक्टरों को जाननी जरूरी नहीं है, क्योंकि जब भी किसी की सडन डेथ शुरू हो रही है इस तरह से, तो 1000 में से एक चांस है कि उसके बाजू में कोई डॉक्टर खड़ा होगा, ज़्यादातर कोई कॉमन बंदा ही खड़ा होगा। तो हर एक कॉमन बंदे को ये जानना जरूरी है कि वो कुछ कर सकता है शायद, भले ही वो सक्सेसफुल हो या नहीं हो, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फ्यू स्लाइड में। सो पहले हम डिस्कस करेंगे कौन से रिस्क फैक्टर हैं, कौन सी व्यक्ति है जिसको इसका रिस्क होने का ज़्यादा है। सो स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर जो हैं, कॉमन डिजीज़ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, तो उसके जो रिस्क फैक्टर सब जानते हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब एक्सरसाइज बहुत ही कम, जिसको है सारा टाइम लिफ्ट में और व्हील पे ही घूमते रहते हैं, और उसके रिलेटेड सेंट्रल ओबेसिटी, मतलब जरा सी भी पेट पे वजन बढ़ना, जरा सा भी, मतलब 2 किलो भी एक्स्ट्रा एब्डोमेन पे फैट एक्स्ट्रा हो, उतना ही काफ़ी है ये बीमारी करने के लिए, अगर आपकी जेनेटिक टेंडेंसी है तो। दूसरी ऑफकोर्स डायबिटीज़ इसमें नहीं है, डायबिटीज़, स्मोकिंग या टबैको, इवन एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल, लोग मानते हैं कि अल्कोहल सेफ है, लेकिन ऐसा नहीं है, अल्कोहल एक्सेस अमाउंट में भी खराब है। हाई ब्लड प्रेशर, ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं। बट जो कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो ऊपर से अपने नसीब में आए हैं, वो है आपकी एज, जैसे एज बढ़ती है रिस्क बढ़ता है ऑब्वियसली। दूसरी है मेल जेंडर, मेल्स आर मोर एट रिस्क कंपेयर टू फीमेल्स ऑफ सडन कार्डियक डेथ। फीमेल्स आर ऑलवेज जेनेटिकली प्रोटेक्टेड, जो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल्स को काफ़ी प्रोटेक्शन देता है, और हार्मोन्स, राइट। तीसरा है कि फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में किसी को प्रीमेच्योर हार्ट रिलेटेड या स्ट्रोक रिलेटेड बड़ा इवेंट हुआ है या डेथ हुई है, प्रीमेच्योर मतलब 50 ईयर्स एज के नीचे, तो आपकी रिस्क काफ़ी बढ़ जाती है। मतलब जो फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स हैं, भाई बहन या माता पिता, उसके डायरेक्ट फर्स्ट डिग्री उसकी रिस्क काफ़ी हाई जाती है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए लाइफस्टाइल चेंज में और डिटेक्शन ऑफ सिम्टम्स में, क्योंकि आगे रिस्क ज़्यादा होता है। सो व्हाट लाइफस्टाइल चेंजेस कैन यू डू, बिकॉज लॉन्ग टर्म पे ये चीज़ें रोकने के लिए हर एक टाइम मेडिकल साइंस काम नहीं आता है, क्योंकि ये बीमारी जो बनती है वो उसकी झलक देने से पहले पानी के अंदर 90% होती है, पानी से बाहर जब भी आती है उसके पहले 15, 20, 25 साल से बीमारी आपकी नलियों में बन रही है। और उसको रोकने का एक ही रास्ता है कि आप लाइफस्टाइल इस तरह से चेंज करो कि वो 15-20 साल में वो बीमारी को अंदर परत जमने से रोको या कंप्लीटली स्लो डाउन करो। और उसके लिए स्मोकिंग बंद करना जरूरी है, टोबैको बंद करना जरूरी है, फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज जरूरी है, डाइट में चेंज करना जरूरी है। ये हम डिटेल में आज डिस्कस नहीं करने वाले, ये पूरा अलग टॉपिक हो जाए। ये जो एक रिस्क फैक्टर है स्ट्रेस, ये क्वांटिफाइबल नहीं है। स्ट्रेस किसी बंदे को है तो उसका फ्रेंड या उसके फैमिली वाले भी कई बार जान नहीं पाते कि इसको स्ट्रेस है, क्योंकि ये बहुत सबकॉन्शियस और साइलेंट चीज़ है, वो खुद बंदे को खुद मालूम नहीं होता है कि उसे स्ट्रेस है। लेकिन ये स्ट्रेस जिस तरह से बाकी चीज़ों को अफेक्ट करता है, स्ट्रेस के कारण आपकी एक्सरसाइज चली जाती है, आपकी नींद बिगड़ती है, आपकी डाइट बिगड़ जाती है, और स्मोकिंग बढ़ जाता है, अल्कोहल बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें, और ये स्ट्रेस फाइनेंशियल हो सकता है, ये स्ट्रेस फैमिली रिलेटेड हो सकता है। ये कोविड का वेव आया तो उसके कारण सारे लोगों को फाइनेंशियल, फैमिली रिलेटेड और दूसरे कई सारे स्ट्रेस आ गए, और एक्सरसाइज भी बंद हो गई। तो हमने ये देखा है कि कोविड के वेव के बाद कितने ऐसे पेशेंट जो हमारे 10-15 साल पहले डिजीज़ डायग्नोस हुआ है, एंजियोग्राफी भी हुई है या ट्रीटमेंट भी हुई है, और अच्छे खासे गाड़ी पटरी पे, और गाड़ी उनकी पटरी पे से उतर गई है नेक्स्ट 2 साल के अंदर। तो ये एक रीज़न है, कोविड का डायरेक्ट ब्लेम नहीं है, बट कोविड के कारण जो लाइफस्टाइल गाड़ी पटरी से नीचे उतर गई उससे काफ़ी इफेक्ट हुई है, राइट। और आप कर क्या सकते हैं, अभी डिस्कशन में ये है कि एक्सरसाइज और जिम में लोगों को हार्ट अटैक आया है या गरबा करते हुए गिर गया, अभी कल ही वापस ये न्यूज़ में आया है। तो एक्सरसाइज करते हुए तो ये लोग अभी एक्सरसाइज करने से डरते हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है। एक्सरसाइज 98% केस में आपको फ़ायदा ही करने वाली है, राइट। इनफैक्ट ये सारे फैक्टर्स में कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर हार्ट डिजीज़, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, फॉर प्रैक्टिकली फॉर ऑल डिजीज़ ऑफ द बॉडी। आप जितनी रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज करोगे लंबे टाइम तक, उतना आपका लाइफ टाइम आयुष्य बढ़ता है,
बराबर है। और सारी बीमारियों की जड़ लैक ऑफ एक्सरसाइज में है, क्योंकि जब से आदमी ने व्हील ढूंढा है तब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से काफ़ी फायदे हुए हैं, लेकिन एक बड़ा नुकसान हुआ है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है और उससे प्रॉब्लम हो जाता है। तो पहले जब भी वर्षों पहले जब भी आदमी एग्रीकल्चरल था, वर्क करता था, या उसके पहले हंटर था, तो जितना खाना चाहिए उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ती थी, और खुद मेहनत करता था और खुद ही उतना खाता था, खुद ही उगाता था, खुद खाता था, खुद ही प्राणी पकड़ता था और खुद ही खाता था, तो बैलेंस में था। बाद में क्या हुआ कि एग्रीकल्चर कोई और कर रहा है, फार्मर कर रहा है, और आप बैठ के खा रहे हो, तो मेहनत वो कर रहा है, आप बैठ के खा रहे हो, तो वो जो कैलोरी का बैलेंस बिगड़ गया, तो इसके कारण ये बीमारी धीरे धीरे लास्ट 4-5 डिकेड्स में बढ़ती जा रही है। और इसके ऊपर फिर लाइफस्टाइल के स्ट्रेस आने लगे, और स्ट्रेस, पॉल्यूशन, इस चीज़ों से ये बीमारी बढ़ गई। सो प्रॉब्लम क्या है एक्सरसाइज का, कि किस एक्सरसाइज से आपको सडन डेथ होने का रिस्क रहता है। जब भी आप एक्सेस में एक्सरसाइज करते हो, जिस बंदे को एक्सरसाइज की रेगुलर आदत नहीं है, बीच बीच में करता है, और जब भी करता है तभी बहुत ज़्यादा कर डालता है, जो उसकी कैपेसिटी के बाहर का है। सो संस्कृत में जो एफोरिज्म है कि अति सर्वत्र वर्जित, ये अति डाइट में भी लागू पड़ता है, ऐसे एक्सरसाइज में भी लागू पड़ता है कि आपको अगर जिस लेवल की एक्सरसाइज की आदत नहीं है, वैसी एक्सरसाइज आप देखा था कि जिम में बाजू वाला कर रहा है उससे ज़्यादा करने जाओ, किसी को इंप्रेस करने के लिए करने लगो, या खुद के साथ कॉम्पिटिशन करो, तो वो डेंजरस है, राइट। So sudden excessive exercise without proper hydration, exercise when you have already got underlying disease। कई लोगों को ऑलरेडी अंडरलाइन डिजीज होता है जो मालूम ही नहीं है, या मालूम है फिर भी उसके तरफ ध्यान नहीं देते। तो हार्ट डिजीज अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो एक्सरसाइज का मॉडरेशन चाहिए। लेकिन अगर आप मॉडरेट एक्सरसाइज और लॉन्ग ड्यूरेशन करो, सिंपल वॉकिंग एट नॉर्मल स्पीड फॉर 30-40 मिनट्स, या सिंपली अगर आप वॉक करने के लिए भी टाइम नहीं निकालो, लेकिन लिफ्ट यूज़ करने के बदले 3-4 माला जहाँ भी आपको मौका मिले सीढ़ी चढ़ो, तो उससे भी मॉर्टालिटी रिडक्शन में बहुत बड़ा फायदा होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप 1 घंटा टाइम सेपरेट निकालो एक्सरसाइज के लिए, वो निकालने से डेफिनेटली फायदा है, हर एक को निकालना चाहिए। लेकिन सिंपल एक्टिविटी डे टू डे लाइफ में, कि शॉर्ट डिस्टेंस है तो गाड़ी में नहीं जाओ, चल के जाओ, अगर लिफ्ट है तो लिफ्ट यूज़ करने के बदले सीढ़ी चढ़ो, उतरते टाइम सिर्फ लिफ्ट यूज़ करो, या आपकी गाड़ी कहीं पर पार्क करनी है तो थोड़ा 10 मिनट दूर पार्क करके जाओ, आपका वर्किंग प्लेस शॉर्ट डिस्टेंस पे है तो चल के जाओ, तो इससे काफ़ी फर्क पड़ जाएगा आपकी हेल्थ में। तो एक्सरसाइज बुरी नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज गलत तरीके से करना बुरा है। नाउ विल डिस्कस कि वार्निंग सिम्टम्स क्या है। अगर सडन डेथ होने वाला है तो क्या वार्निंग मिलती है। डेटा है इसकी मोर देन 50% केस में वार्निंग कोई नहीं मिलती, और ये बीमारी की सबसे खतरनाक एलिमेंट यही है कि आपको कोई मौका ही नहीं मिलता कि उसके बारे में कुछ करें, तो जो कुछ है वो आपके नसीब पे है, राइट। लेकिन वार्निंग सिम्टम्स जो डेटा है वो कि कुछ स्टडी हुए हैं आउट ऑफ हॉस्पिटल हार्ट कार्डियक अरेस्ट या सडन डेथ जिसमें सर्वाइवल हुआ या नहीं हुआ, उसमें 53% पेशेंट हैड सिम्टम्स प्रायर टू कार्डियक अरेस्ट, और ऑफ दो सिम्टम्स 56% केस में वो चेस्ट पेन था, किसी तरह का छाती में हैवीनेस लगना, जलन होना या भारी लगना। वो पेन जरूरी नहीं है कि छाती में हो, हार्ट की जो नली ब्लॉक होती है तभी ज़्यादातर लोग मानते हैं कि बाईं साइड में पेन होता है, लेकिन ये जरूरी है डिसाना कि वो हार्ट एक सेंट्रल ऑर्गन है, वो चेस्ट आदमी की चपटी है इसलिए एक तरफ जाता है, 99% केस में बाईं तरफ होता है, 1% में राइट साइड भी होता है कई बार, लेकिन वो सिम्टम बेसिकली सेंट्रल सिम्टम है। वो कभी लेफ्ट में भी हो सकता है, सिर्फ राइट में भी हो सकता है, अक्रॉस भी हो सकता है, अपर बैक में भी हो सकता है, मिड बैक में भी हो सकता है, कभी कई बार बाएं हाथ में होता है, लेकिन कई बार दोनों हाथ में या दाएं हाथ में भी हो सकता है, सिर्फ इधर गले में, पेट में, जबड़े में, कान में, और बहुत रेयरली हमने सिर में भी दर्द देखा है हार्ट के पेशेंट में, लेकिन कॉमन साइड से है। तो इस किसी एरिया में आपको कोई अनयूजुअल सिम्टम लगे जो आपको पहले कभी नहीं हुआ है तो ये हार्ट का सिम्टम हो सकता है। अभी प्रॉब्लम यह है कि इसी सारे सिम्टम के दूसरे इतने कॉमन सारे कारण हैं कि वो कन्फ्यूजन करते हैं। एसिड रिफ्लक्स बहुत कॉमन कारण है, मेंटल स्ट्रेस बहुत कॉमन कारण है, इधर भारी लगने का, इधर पेन होने के, हड्डी के सूजन बहुत कॉमन कारण है, न्यूरालजिया जो एक सिम्टम है जिसमें कोई कारण मिलता ही नहीं आपको स्ट्रक्चरल, बाएं हाथ में पेन होने के आपके पोस्चरल रिलेशन के कारण है, शोल्डर के प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पाइन के प्रॉब्लम। सो इतने सारे कॉमन कारण सिमिलर सिम्टम्स करते हैं कि जजमेंट नहीं आता है। और जो आप बोल रहे थे कि गैस मान के घूमते रहते हैं लोग, वो बहुत कॉमन चीज़ है। अभी आप गैस मान के हार्ट का समझ के जांच कराओ इमरजेंसी रूम में जाके, 10 में से 9 में कुछ नहीं निकलेगा, कोई परवाह नहीं, लेकिन जो पकड़ा जाता है उसको फ़ायदा होता है और वो आप नुकसान को रोक सकते हो। सो अभी ये बोलना कि हर एक पेशेंट जिसको ऐसे सिम्टम है सब हॉस्पिटल पे आओ, तो लगता है कि हम हॉस्पिटल की और डॉक्टर की एडवर्टाइज कर रहे हैं।
लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए, बराबर है। हम डॉक्टरों को भी जब भी टॉक देते हैं जनरल प्रैक्टिशनर को, उनकी भी कई बार आदत होती है कि रात के टाइम पेशेंट आया जलन लेके तो इंजेक्शन, एक पेन किलर और एक एसिडिटी की दवाई देके घर भेज देते हैं। कार्डियोग्राम निकालते हैं, नॉर्मल होता है तो भी नहीं, कभी नहीं करना है। एक रूल है कि अजीब टाइम पे अगर पेशेंट आपके पास आया तो वो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ निकलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको नोटिस किया जाए, और अगर आप प्रॉपरली एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन करते हो तो ऑलमोस्ट 95% केस में आप पकड़ लोगे। इवन डिस्पाइट ऑल दी टेस्ट 5% केस में स्टिल इवन गुड डॉक्टर्स कैन मिस, ये भी याद रखना चाहिए। सो ये प्रॉब्लम है। कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं, उन्हें लगता है कि फालतू में महंगे महंगे टेस्ट करवाते हैं, पहले नहीं करते थे। कई बार हमें अभी मालूम होता है कि इसमें कुछ नहीं है, फिर भी ये बीमारी ऐसी अजीब तरह से और अनएक्सपेक्टेडली आती है। इवन यंग 30 साल का बंदा भी आजकल आया और सिम्टम बोल रहा है, तो ये रिस्क हो जाएगा कि मैं इसको बिना टेस्ट किए जाने दूंगा और कुछ हुआ तो क्या। तो ये प्रॉब्लम है। तो ये हम कई बार पेशेंट को बोल के करते हैं कि भाई तुझे कुछ नहीं है, इतने इतने टेस्ट जरूरी है, खर्चा नहीं जमता है तो मत कर, लेकिन मेरा बताना जरूरी है कि इतना जरूरी है, राइट। सो ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है डॉक्टर्स के लिए भी, लेकिन ज़्यादातर इट इज़ सेफर टू एयर ऑन द साइड ऑफ टेस्टिंग रादर देन नॉट टेस्टिंग। हाँ, ये बोलना ये सोशियो ग्रुप के लिए आसान है, जिस बंदे के पास खर्चा नहीं है करने की कैपेसिटी, उसके लिए ज़रा मुश्किल चीज़ है। लेकिन अभी इतनी सारी हॉस्पिटल्स खुल रही है जिसमें चैरिटी भी होती है आराम से, तो ये चीज़ भी शक्य है। नाउ विल टॉक अबाउट कैन वी हेल्प। सपोज आपके सामने किसी बंदे को सडन कार्डियक अरेस्ट शुरू हो गया तो क्या होता है, राइट उसके फीचर्स क्या हैं। सो फर्स्ट चेक दैट आजू बाजू में एरिया में किसी को और को डेंजर नहीं है, दिस इज फॉर बेसिकली कुछ एक्सीडेंट या कुछ हुआ है ऐसा, तो बराबर। देन फर्स्ट चेक कि पेशेंट जो बंदा गिर गया है उसको कोई रिस्पॉन्स है कि नहीं, उससे जोर से चिल्ला के उससे बात करने की ट्राई करो, इसे मारो, देखो कि उसका आँख खुल रही है कि नहीं खुल रही है, नाक के आगे या मुंह के आगे हाथ रख के देखो कि ब्रीदिंग चालू है कि नहीं, और चेस्ट की और पेट की मूवमेंट देखो। और अगर थोड़ा बहुत भी आसान है, आप यहाँ पर पल्स देख सकते हो, या कॉमनली ये जो जबड़े का एंगल होता है इसके नीचे ब्रेन में जाती नली के पल्स होती है, कैरोटिड पल्स, यहाँ आप अंगूठा रख के देखो कि उसकी पल्स आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर ऑब्वियसली लग रहा है कि इसकी हार्ट बंद पड़ी हुई है, पल्स नहीं है, ब्रीदिंग बंद है, तो फर्स्ट थिंग यू डू, अगर साथ में कोई दूसरा बंदा है तो उसको बोलो फ़ोन से 108 कॉल करे। यहाँ 911 लिखा है क्योंकि ये वेस्टर्न स्लाइड है, अपने 108 को कॉल करो, या नज़दीक में किसी भी हॉस्पिटल को आप कॉल कर सकते हो एम्बुलेंस के लिए। और इमीडिएटली अगर हार्ट बंद पड़ा ऐसा लगे तो जो चेस्ट कंप्रेशन देना जरूरी है, राइट। अगर सांस का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये मेन सबसे 95% केस में ये हार्ट अरेस्ट होता है, तो उसमें इतना ही काफ़ी है कि आप चेस्ट कंप्रेशन दो। ये जो बोन है चेस्ट का मेन, उसके ऊपर दोनों हाथ, एक के ऊपर हाथ रख के, एल्बो सीधी रख के, घुटने बल पेशेंट को पिस्टन की तरह, जो गाड़ी का पिस्टन है उस तरह वर्टिकल प्रेशर दो, जितना जोर से हो सके उतना। ऑफकोर्स पेशेंट की साइज़ के मुताबिक, पेशेंट अगर बहुत दुबला पतला है तो आप हड्डी भी तोड़ सकते हो, ये हो सकता है, हड्डी टूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट जिंदा रहना जरूरी है। सो वो प्रेशर कंटिन्यूस 100 से 120 बार कंटिन्यूस दो। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये ट्रेंड है कि आप स्टेइंग अलाइव, आपने जो सैटरडे नाइट फीवर का सॉन्ग सुना है, तो वो बोलते हैं कि स्टेइंग अलाइव का जो रिदम है वो रिदम पे आप कंप्रेशन दो। माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने की जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि आजकल लोग बहुत डरते हैं, आता भी नहीं है, बट सिंपल इतना करने से कंटिन्यूस आप फास्ट पुशिंग करते रहो तो हार्ट की कंप्रेशन होती रहती है, हार्ट फिब्रिलेट हो रहा है तो उसकी कैपेसिटी नहीं है पंप करने की ब्लड, जो हमने फिब्रिलेशन दिखाया। तो आप बाहर से चेस्ट को कंप्रेस करोगे तो उसके बाहर के प्रेशर से हार्ट प्रेस होता है, खून बाहर निकलता है, और इतना खून इनफ निकलता है कि ब्रेन टिका रहे। बाकी के ऑर्गन का कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी के ऑर्गन रिकवर हो सकते हैं, लेकिन ब्रेन को सिर्फ 7 मिनट लगती है कंप्लीटली डैमेज हो जाने में। तो अगर बाद में हार्ट रिकवर भी हो गया तो ब्रेन डेड हो जाए। आपने कई लोग देखे हैं जो हॉस्पिटल में आके रिवाइव हो जाते हैं, लेकिन फिर ब्रेन काम नहीं कर रहा है, 10-12 दिन तक फिर खींचते हैं और बाद में डिक्लेयर करना पड़ता है डेड। सो ये सिचुएशन है। जो हमारे ये ऐसे पेशेंट है जो हमारे ऑर्गन डोनर्स बनते हैं, फॉर्चुनेटली वो एक और सेवा करके जाते हैं कई बार, जो आजकल अभी सूरत में बहुत बड़ा अच्छा ट्रेंड चल रहा है। सो ये बहुत ज़रूरी है। इधर मैं ये बोलना चाहूँगा, मुंद्रा जी से, विनय जी से मेरी बात हुई है, अगर पॉसिबल है तो नेक्स्ट 2-4 महीने में वी आर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज ए सेमिनार वेयर देयर विल बी ट्रेनिंग फॉर दिस बेसिक लाइफ सपोर्ट। ये CPR कैसे देना, उसकी ट्रेनिंग डमीज पे ऑफिशियल ट्रेनिंग के सिस्टम्स हैं, जिसमें सर्टिफिकेशन कोर्स है। और हमारे यहाँ 1-2 डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर अनुज क्लर्क हैं, उन्होंने बोला है कि वो हेल्प करेंगे, वो ऑर्गेनाइज करते हैं सेमिनार।
और विल कीप दिस सेमिनार स्पेशली फॉर यंग पीपल ऑफ द फैमिलीज, जो हर एक जगह पर अवेलेबल होने के चांसेस हैं। और ये बेसिक चीज़ कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये बहुत कॉमन ट्रेंड है कि सारे एम्प्लॉयज़ हैं, मेरा कज़िन काफ़ी साल से वहाँ काम करता है, तो उसने बोला था कि हर 5 साल, वो इंजीनियर है, हर 5 साल उनको बेसिक अनऑफिशियल एग्जाम देनी पड़ती है, अगर पास नहीं होते तो एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू होता है। तो इस तरह की है। तो अगर इतने लोग बैठे हैं, उनको ये BLS आ जाए, तो कई बार कोई नसीबदार बंदा ऐसा होगा जिसको उसके सामने सडन डेथ हुआ तो उसको बचा भी सकता है। तो ये हम ट्राई करेंगे कि ऑर्गेनाइज करें, या वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, विल कम टू दैट। तो ये बेसिक चीज़ है। ये कंप्रेशन कंटिन्यूसली करने से हार्ट सर्कुलेशन इतना देता रहेगा कि ब्रेन को खून मिलता रहेगा, राइट। बट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अगेन अपने कंट्री में बहुत हॉस्पिटलों में अवेलेबल होती है, क्लिनिक्स में कई बार अवेलेबल होती है, पब्लिक प्लेसेस में अवेलेबल नहीं होती। दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर, राइट। ये क्या चीज़ है, ये जो हार्ट बंद पड़ता है, जो हमने फिब्रिलेशन दिखाया कि हार्ट की इलेक्ट्रिक सिस्टम पूरी हेवायर हो गई है, तो ये क्या करता है, पैडल यहाँ रख के शॉक देता है। वो शॉक, स्ट्रॉन्ग शॉक हार्ट के सारे मसल में से क्रॉस होता है, तो वो जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट को सप्रेस कर देता है, फिर नॉर्मल रिदम हार्ट का उसमें से वापस रिजनरेट होता है। तो दिस इज द पर्पस बेसिकली, क्योंकि तब तक आप ये कंप्रेशन देते रहो, आपकी एम्बुलेंस पहुंच गई, एम्बुलेंस में ये अगर है तो ये AED में ऑटोमेटेड में क्या डिफरेंस है, जो हॉस्पिटल में होते हैं उसमें आपको बटन्स मैन्युअली सेट करने पड़ते हैं, ये क्या है ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट करता है, क्योंकि ये लेमैन यूज़ करने वाला है। तो आप खाली वो पैड लगा के वो अपने आप रिदम सेंस करेगा और आपको गाइड करेगा स्क्रीन पे कि आपको नेक्स्ट क्या करना है, राइट। ये भी ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। जो मुंद्रा जी बता रहे थे श्रीकांत भाई, वो उनके एक पहचान वाले थे दुबई में, हाँ दुबई में वो कोई कार के मॉल में बैठे थे और वो उनके रिलेटिव कुछ कार खरीदने गए थे और बाहर बैठे हुए थे और उनको ये सडन अरेस्ट हुआ। तो वो जो ओनर था, कोई इंडियन ही था, उसने वहाँ पर अपने कार के शोरूम में डिफिब्रिलेटर रखा हुआ था। वो शॉक देके उसको रिवाइव किया, बाद में यहाँ पर आया और हमने ट्रीटमेंट भी इधर हुई। लेकिन उसको पूछा गया कि आपने ये क्यों रखा है, तो उसने बोला कि मेरा एक एम्प्लॉय इस तरह से यहाँ मर गया था, तो मैंने सोचा कि ये इतना कुछ महंगा नहीं है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। उसने अपने एम्प्लॉयमेंट जोन में वो AED रखा था। आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर एक रेलवे स्टेशन के दोनों प्लेटफॉर्म के सिरे पे AEDs होते हैं, हर एक ट्रैफिक सिग्नल पे AED लगा होता है। तो ये पब्लिक एक्सेस डिफिब्रिलेटर है, PAD बोलते हैं वहाँ पर उसको, पब्लिक एक्सेस डिफिब्रिलेटर। अपने यहाँ वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अपने यहाँ वेरी लाइकली आप पब्लिक एक्सेस रखोगे तो दूसरे दिन दिखेगा नहीं। अनफॉर्चुनेटली ये भी सुधरेगा, शायद 20 साल के बाद ये भी टेंडेंसी चली जाएगी होपफुली। बट ये कुछ कर सकते हैं आप, अगर आप खुद आपकी कंपनी में अफोर्ड कर सकते हो, एटलीस्ट आपके एरिया में रख सकते हो। लेकिन ये रखना सिर्फ काफ़ी नहीं है, उसके लिए ट्रेनिंग भी चाहिए, हाउ टू यूज़ इट, राइट। उसका मेंटेनेंस भी चाहिए, उसको रेगुलरली चार्जिंग करना पड़ता है, उसकी सर्विस करनी पड़ती है। लेकिन आप अपनी गाड़ी की, अपनी मशीनरी की भी करते हो तो ये भी कर सकते हो। सो नाउ विल सी कि अगर सडन कार्डियक डेथ हुआ, अगर सिचुएशन ऐसी हुई कि कोई हेल्प करने वाला मिल गया जिसे CPR आता है या AED अवेलेबल है, तो पेशेंट कई बार सर्वाइव होता है। दोज हु डाई वी कैन नॉट डू एनीथिंग। कई बार सर्वाइव होकर हॉस्पिटल पहुंचता है, ब्रेन डेड हो गया तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दोज हु सर्वाइव, उसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि सपोज उसे ऑलरेडी कोई बीमारी है, हमें मालूम है कि आगे हार्ट अटैक आ चुका है, तो हमें मालूम है कि भाई ये हार्ट अटैक के कारण बंद पड़ा था। तो सो ये जो AED डिफिब्रिलेटर है वो परमानेंट डिफिब्रिलेटर आता है, जो यहाँ चमड़ी के नीचे पॉकेट बना के अंदर लगा देते हैं, ताकि वो कंटिन्यूसली सेंस करता है हार्ट की रिदम और अपने आप ही ट्रीट करता है। अगेन बहुत महंगी चीज़ है, अपने यहाँ ज़्यादातर पेशेंट को अफोर्ड नहीं करते। अभी गवर्नमेंट ने स्कीम में भी वापस रीइंट्रोड्यूस किया है, लेकिन उसका मिसयूज़ होता है, गलत जगह पर लोग लगा देते हैं। और गवर्नमेंट भी आई डोंट थिंक कैन अफोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम कि ये 4-5 लाख रुपए की मशीन सारे पॉपुलेशन के लिए इजीली अवेलेबल की जाए, क्योंकि अपने इतने सारे मरीज हैं बड़े हार्ट अटैक के जिनको ये लागू पड़ता है कि गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड, बराबर है। लेकिन दोज हु कैन अफोर्ड, ये AICD जिसे बोलते हैं, वो इसकी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट दोज हु सर्वाइव्ड, एंड ऑफ कोर्स जिसका कारण पकड़ा जाए तो उसकी बाकी बीमारी की ट्रीटमेंट की जाए, राइट। सो फर्स्ट इज बिफोर द इवेंट try to predict and prevent. During the event, try to give good CPR, AED and make the patient survive. और after the event, not only जो patient जी गया उसकी मैनेजमेंट, बट अगेन ये स्ट्रांगली फैमिलियल इशू है। अगर यंग डेथ है तो उसमें भी फैमिलियल टेंडेंसी होती है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी जो बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है,
इलेक्ट्रिक चैनल की बीमारी है, वो भी जेनेटिक बीमारी हो सकती है। और यंग एज में 35 के बाद अगर हार्ट अटैक भी आया जिससे डेथ हुआ है तो वो भी फैमिलियल स्ट्रांगली बीमारी है। तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को भी वर्कअप करना जरूरी है, क्योंकि उनका रिस्क अगेन काफ़ी हाई हो जाता है। वो वर्कअप में क्या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में कई बार चैनलोपैथी जो इलेक्ट्रिकल बीमारी वो पकड़ी जाती है, पुराना कोई अटैक आया तो उसमें पकड़ा जाता है, तो वो एक साइलेंट। लेकिन ज़्यादातर केस में ईसीजी नॉर्मल होने से हम ऐसा नहीं बोल सकते कि रिस्क बिल्कुल नहीं है। सीवियर बीमारी के बाद भी ईसीजी टोटली नॉर्मल हो सकता है, ईसीजी हर एक चीज़ नहीं बताता। नेक्स्ट स्टेप में स्ट्रक्चरल चेकिंग, इकोकार्डियोग्राम या हार्ट की एमआरआई, जिससे हार्ट का स्ट्रक्चर, उसके वाल, उसकी मसल की कंडीशन, उसमें स्कार है कि नहीं है। एमआरआई में इवन माइक्रो स्कार भी पकड़े जाते हैं, जिसमें अगर हार्ट के मसल में अगर कोई स्कार है, पुराना घाव है, तो उसमें इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस होने के चांस बहुत हाई हो जाते हैं। तो ये चीज़ है। अगर ये टेस्ट में लगता है कि हार्ट की नली में ब्लॉक होने का चांस है तो कई बार हम एंजियोग्राफी करते हैं, और अगर एंजियोग्राफी में कुछ पकड़ा गया तो उसकी ट्रीटमेंट जरूरी है तो करते हैं। अगर पेशेंट ओवरऑल जो रिलेटिव फिट है तो कई बार हम चेक करने के लिए स्ट्रेस टेस्ट करते हैं विथ अलॉन्ग विद दैट थैलियम या ईसीजी या इकोकार्डियोग्राफी टू पिकअप सम रिदम प्रॉब्लम्स या कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो कई बार स्ट्रेस से पकड़े जाते हैं। ये टेस्ट आजकल बहुत यूज़ नहीं होता है। हार्ट की एमआरआई यूज़ कर सकते जो अभी सूरत में 2 जगह पर अवेलेबल है। कुछ और टेस्ट है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी विल नॉट डिस्कस हियर, ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ हो गई। सो दिस वाज रिगार्डिंग द वर्कअप ऑफ द पेशेंट, राइट। अभी जो क्वेश्चन जो सबसे इम्पॉर्टेंट और लोगों के दिमाग में घूम रहा है, और बहुत सारे सोशल मीडिया में इसके बारे में गलत चीज़ें फैल रही है कि कोविड वैक्सीन रिस्पॉन्सिबल है ये सारे सडन डेथ के लिए। सुनने से लगता है कि यार एक ही चीज़ जो चेंज हुई है कि सडनली इतने डेथ यंग पेशेंट में बढ़ गए हैं, तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है वैक्सीन, क्योंकि एक ही चीज़ जो सबको कॉमनली अब आजकल लगी है लास्ट 2.5 साल में, वो वैक्सीन लगी है कोविड की। तो नेचुरली आदमी का दिमाग ऐसा है कॉन्स्पिरेसी को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है ज़्यादातर लोगों का, तो ध्यान से सोचते नहीं है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की इफेक्ट इतनी ज़बरदस्त आती है कि उसका कोई एंड नहीं है, और ये अपने देश में नहीं है, सारी कंट्रीज़ में है। तो इसके बहुत सारे स्टडीज़ हुए हैं। पहला स्टडी ऑस्ट्रेलिया में हुआ, उन्होंने जो यंग सडन डेथ को स्टडी किया और यंग मायोकार्डाइटिस हार्ट के सूजन को स्टडी किया। कोविड के पहले के 6 महीने, कोविड के वेव के पहले के 6 महीने, कोविड के वेव के जो दरमियान जो वैक्सीन नहीं लगा था, शुरुआत के वेव के 6-8 महीने, और जब से वैक्सीन की फुल ड्राइव ऑस्ट्रेलिया में हो गई मेलबर्न में, उसके बाद के 6-8 महीने के उन्होंने स्टडी किया, और उन्होंने स्टडी किया कि वैक्सीन के रिलेटेड कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन जो डिफरेंस पाया गया वो था कि जिसे मॉडरेट या सीवियर कोविड हुआ है, एक्चुअल इन्फेक्शन, उनमें ये बीमारी बढ़ी है। सो कोविड वायरस का इन्फेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग द प्रॉब्लम 2 तरह से। या तो उससे मायोकार्डाइटिस हुआ है, मतलब मसल में सूजन आई है जो साइलेंट रही है और जो पकड़ी नहीं गई है, क्योंकि कोई सिम्टम नहीं हुए हैं, क्योंकि इतनी सीवियर नहीं है कि पंप पे कोई असर होए, लेकिन अगर आप जांच करो एमआरआई से तो उसमें पकड़ी जाती है मायोकार्डाइटिस। तो ये मायोकार्डाइटिस कैन कॉज सडन डेथ ओवर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। दूसरी जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है जो अपने कंट्री में, कि अपने यहाँ पॉपुलेशन ऐसे भी एट रिस्क काफ़ी है, तो नली में यंग एज पे भी थोड़ी बहुत परत या बीमारी होने के चांस ज़्यादा है। तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन, नॉट ओनली कोविड बट वायरल इन्फेक्शन इज अ नॉन ट्रिगर, कि हार्ट की नली में सपोज 30% बड़ी नली में ब्लॉक है तो उसमें सूजन आती है वायरल इन्फेक्शन के कारण, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन ब्लड में केमिकल चेंजेस करता है, और वो केमिकल चेंजेस के कारण नली में सूजन आने से वो क्लॉट होकर बंद हो जाने का रिस्क बढ़ जाता है, और उससे सडन डेथ या हार्ट अटैक आ सकता है। आप कोविड वायरस अकेले को ब्लेम नहीं कर सकते, सारे वायरसेस जो रेस्पिरेटरी या पेट के वायरस हैं, दे कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग ए कोरोनरी इवेंट विच इज़ इन साइलेंट डिजीज। तो साइलेंट डिजीज में सडनली मैनिफेस्ट हो जाता है। और हुआ क्या है कि सपोज आप स्टैटिस्टिक्स देखो तो 1000 का पॉपुलेशन सपोज यंग है आप लो, तो उसमें से नॉर्मली आप गिनो तो 15-20 ऐसे होंगे जिनको अंदर हार्ट की नली में साइलेंट बीमारी है। अभी उस 1000 को पर्टिकुलर ईयर में वायरल इन्फेक्शन 1000 में से शायद 100 को होते होंगे, तो 100 में से शायद 2 ही बंदे होंगे जिसको नली में बीमारी, उसमें से एक को सडन डेथ या हार्ट अटैक आया। अभी हुआ क्या कि उसी 1000 में से 900 को कोविड इन्फेक्शन लग गया, बराबर है। तो 1000 में से 900 को छोटा मोटा या बड़ा इन्फेक्शन मालूम नहीं, कोई भी बंदा ऐसा नहीं जिसको इन्फेक्शन नहीं लगा है, बिल्कुल नहीं लगा है। तो ये वायरस का लोड पॉपुलेशन में बढ़ गया, तो वही जो 100 बंदे में से 15 को बीमारी थी, वो 15 को अंदर कोविड का असर हुई, और 15 में से 5 को इवेंट हो गया, तो 1 में से 5 इवेंट हो गए। तो द प्रोपोर्शन
और पीपल हु गॉट इन्फेक्टेड विद वायरस वो बढ़ गया। तो इसके कारण ये वायरस पे ब्लेम आ रहा है। एक्चुअली वो बीमारी, एग्जिस्टिंग बीमारी जो पॉपुलेशन में वो ट्रिगर हो रही है बिकॉज ऑफ द वायरस, राइट। और वैक्सीन को ब्लेम करना बिल्कुल गलत है। ये आप डेटा देख सकते हो, ये यूके का डेटा है। डू कोविड-19 और वैक्सीनेशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ मायोकार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट। उन्होंने 38 मिलियन पीपल 16+ ईयर्स के इंग्लैंड में डेटा लिया विद इन 28 डेज ऑफ कोविड वैक्सीनेशन और कोविड इन्फेक्शन, दिसंबर 1, 20 टू अगस्त 24, 21। और ये रिजल्ट आया कि एवरी 10 लाख पीपल एडिशनल मायोकार्डाइटिस इवेंट वाज इन्फेक्शन के साथ 40 थे, राइट। लेकिन मॉडर्ना वैक्सीन से फर्स्ट डोज के बाद 6 हुए और सेकेंड डोज के बाद 10 हुए। ये अपना वैक्सीन है, ये हमारे यहाँ लगा था कोविशील्ड, राइट। वहाँ पर जो एस्ट्राजेनेका का था, ये इसमें सिर्फ 2 फर्स्ट डोज के बाद और 0 सेकेंड डोज के बाद। तो आवर वैक्सीन वॉज प्रॉब्ली द सेफेस्ट। फाइजर में भी कम इवेंट है, राइट। द मॉडर्ना वैक्सीन हैड सम प्रॉब्लम, बट यू कंपेयर 40 इवेंट वेयर बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, नॉट बिकॉज ऑफ द वैक्सीन, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये वायरल पैंडमिक दूसरे आने वाले हैं और ये जो दिमाग में घुस गया कि वैक्सीन नुकसान करते हैं तो वापस प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं, बराबर है। इसलिए ये जानना जरूरी है। नाउ ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया शायद आगे की स्लाइड में कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को असेस करना जरूरी है। नाउ मुझे आई थिंक विनय भाई ने स्लाइड एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था या श्रीकांत भाई ने भेजा था कि जीन स्टडी की कोई एडवर्टाइजमेंट हो रही है व्हाट्सएप पे कि जीन स्टडी आपके करेंगे और हार्ट की डिटेक्शन हो जाएगी डिजीज़ की। ये बहुत अर्ली स्टेज में क्लिनिकल लेवल पे बिल्कुल नहीं आया। सो आई वुड कॉल इट अ सेमी फ्रॉड, डोंट गेट इट डन, बिकॉज उसका कोई अभी क्लिनिकल एस्टैब्लिश कुछ, ये बीमारी स्ट्रांगली जेनेटिक है। क्योंकि आप साउंड लॉजिकल, आप बोलो कि फैमिली में बीमारी चलती है, आप इतना स्ट्रांगली बोल रहे हो तो जीन्स क्यों नहीं स्टडी करते नेचुरली, बराबर है। प्रॉब्लम ये है कि ये पॉलीजेनिक डिसऑर्डर है, मतलब एक पर्टिकुलर जीन से डिजीज नहीं होता है, मल्टीपल 50 टाइप्स ऑफ जीन्स विच आर इन्वॉल्व। और उसकी जीन की एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन भी बहुत जरूरी है। आपकी लाइफस्टाइल और जीन्स की इंटरेक्शन से ये बीमारी होती है। सो जनरली अगर आपका एक पेरेंट या एक भाई या बहन फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव, अगर उसको प्रीमेच्योर एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज है, स्ट्रोक आया या अटैक आया या एंजियोप्लास्टी हुई है या बाईपास हुई है 50 ईयर्स के नीचे, तो आपका रिस्क 1.5 गुना हो जाता है, बराबर है। अगर दोनों पेरेंट्स को प्रीमेच्योर डिजीज आया तो आपका रिस्क 6 गुना हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो जिनके फैमिली में बीमारी खास करके यंग एज पे चल रही है, इवन मैं 50 भी नहीं बोलूँगा, ये वेस्टर्न फिगर अपने यहाँ तो 65 के नीचे में बोलूँगा, ये बीमारी चलती है, उनको ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाइफस्टाइल चेंज के लिए और अर्ली डिटेक्शन और रिस्पॉन्स टू सिम्टम्स के लिए, बराबर है। सो इंपॉर्टेंट थिंग कि ये प्रिडिक्टिव वैल्यू जो कई सारी टेस्ट स्टडी हो रही है जेनेटिक हार्ट डिजीज के लिए, उसमें प्रिडिक्शन वैल्यू इज़ वेरी पुअर स्टिल, बिकॉज डिटेक्शन होता है बीमारी का, लेकिन 2 चीज़ है कि वो पकड़ा गया तो उससे अटैक या डेथ होने वाला ऐसा 1:1 कोरिलेशन नहीं आ रहा है स्ट्रांगली। तो उसकी जो इकोनॉमिक्स है वो प्रॉब्ली जस्टिफाई नहीं हो रही है। दूसरा कि अगर आप पकड़ भी दिया तो आप करोगे क्या, आप क्या उसको ICD डाल दोगे? नहीं, जवाब तो ये है कि आपकी लाइफस्टाइल चेंज करो एंड रिस्पॉन्ड टू सिम्टम्स क्विकली। तो जवाब तो ये है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बराबर है। इट्स अ मैटर ऑफ मोटिवेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। So gene tests are not very useful. I think that ends the lecture. Thank you. So, any questions are welcome. कोई personal question मत पूछना, जो general public को useful हो सकता है, ऐसे questions are welcome. Next 15-20 minutes we can take. माइक पहुंचाओ प्लीज़। कॉमन क्वेश्चन ही पहुंचना पब्लिक इंटरेस्ट में। सिर्फ 15 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन है। आप लोगों से पहले भी निवेदन किया, आज फिर पुनः निवेदन करते हैं, हमारे कार्यक्रम समय पे स्टार्ट होकर समय पे समाप्त होते हैं, तो कृपया ऐसे ही क्वेश्चन पूछें जो कॉमन क्वेश्चन हो। अच्छी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ये एंजियोग्राफी जो आप लोग मैनुअल करते हैं और आजकल मशीनों से हो रहा है, लेकिन हर डॉक्टर देखते हैं कि मैनुअली करना चाहते हैं, क्या वो उसका रिजल्ट सही नहीं है या नहीं। कारण क्या है उसके? तो मैं ऑब्जर्व कर, हर डॉक्टर ऐसा नहीं बोलेगा, इसमें दोनों अलग चीज़ है। CT स्कैन से जो एंजियोग्राफी होती है, जो एक्चुअली मैं और आपने और कुछ लोग मिलकर फर्स्ट CT एंजियोग्राफी की सिस्टम हम ही लाए थे काफ़ी सालों पहले, अभी तो बहुत सारी अवेलेबल है।
उसका और इसका डिफरेंस क्या है? हम जो एंजियोग्राफी करते हैं वो हाथ या पैर की नली में से डायरेक्टली हार्ट की नली तक जाते हैं और उसमें डायरेक्ट कैथेटर लगा के शूट करते हैं। उसमें हमें नली का सिर्फ अंदर का पोर्शन दिखता है, जो लुमेन बोलते हैं जिसको, अंदर की नली का पोर्शन वो दिखता है, जिसका रिजोल्यूशन बहुत ही हाई होता है। तो उसमें ट्रीटमेंट का डिसीजन उससे लिया जाता है। तो जिस पेशेंट को ऑलरेडी सिम्टम्स हो रहे हैं, जिन्हें क्लिनिकली डाउट है कि इनकी नली ब्लॉक से प्रॉब्लम चालू है और जिसको नली की ट्रीटमेंट डायरेक्टली करने की जरूरत पड़ सकती है, करनी है ऐसा नहीं, मतलब एंजियोग्राफी करने से पहले इमीडिएटली नहीं बोल सके इसको एंजियोप्लास्टिक करेंगे या बाईपास करेंगे, अनलेस कि ऑलरेडी अटैक चल रहा है तो अलग बात है। तो ऐसे केस में वो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उसको देख के हम ट्रीटमेंट का डिसीजन स्ट्रेट अवे ले सकते हैं, नॉट नेसेसरी उसी टाइम करना, लेकिन डिसीजन उससे आता है। जबकि ऐसा बंदा जिसके अंदर बीमारी का रिस्क है, सपोज डायबिटीज़ है, फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, और आप सिर्फ चेक करना चाहते हैं या कुछ अजीब से सिम्टम हो रहे हैं जो टेस्ट में लग नहीं रहा है कि हार्ट का है, लेकिन एंग्जाइटी है कि शायद हार्ट का हो सकता है, तो ऐसे केस में सीटी एंजियोग्राफी यूजफुल। इनफैक्ट अभी यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसी सिस्टम हो गई है कि आप इमरजेंसी रूम में हार्ट का सिम्टम सस्पेक्टेड लेके जाओ, चेस्ट पेन या उसके सिमिलर सिम्टम, तो उनके एल्गोरिदम में कार्डियोग्राम और वो ब्लड का ट्रोपोनिन टेस्ट जो होता है, जो केमिकल जो हार्ट के डैमेज से ब्लड में रिलीज, वो दो टेस्ट के साथ साथ ये सीटी एंजियो उन्होंने डायरेक्टली डाल दिया है। वो बीच के कोई टेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली सीटी एंजियो करते हैं। अगर सफिशिएंट रिस्क है तो सीटी एंजियो में कुछ पकड़ा गया तो हॉस्पिटलाइज करते हैं, नॉर्मल आया तो सीधा घर भेज देते हैं। अगर उसके सीटी एंजियो के पहले के टेस्ट में ये बताता है कि नहीं ये हार्ट का प्रॉब्लम है, तो पूरा एल्गोरिदम बदल जाता है। सो सीटी एंजियो में क्या प्रॉब्लम है कि वो, उसका एडवांटेज ये है कि वो दीवार को भी देखता है, सिर्फ अंदर के पोर्शन को नहीं देखता, नली की दीवार भी दिखती है। तो बीमारी को डिटेक्शन के लिए वो कन्वेंशनल एंजियो से ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ब्लॉक कितना ज़्यादा है और ब्लॉक को ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, वो उससे डिटेक्ट अच्छी तरह से नहीं होता। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि उसमें आपको 15 सेकंड ब्रेथ होल्ड करनी पड़ती है, जो कई लोग नहीं कर पाते। अब अगर चालू एक्विजिशन पे आपने ब्रेथ छोड़ दी तो पूरा बर्बाद हो जाए। दूसरा, उसमें 100 से 120 ml जो आयोडीन कॉन्ट्रास्ट है वो लगता है, तो कई डायबिटिक पेशेंट या किडनी के मरीज को लागू नहीं पड़ता है, या जिसका हार्ट ऑलरेडी खराब है, पंप खराब है, तो 120 ml डाई मारोगे तो सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा, आपको क्रिएटिन का रिपोर्ट चाहिए, उसके बिना वो कोई नहीं करेंगे, तो हम कन्वेंशनल एंजियोग्राफी में भी वो क्रिएटिन का रिपोर्ट चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हार्ट की स्पीड, धड़कन की स्पीड 70 के नीचे, आइडियली 65 के नीचे चाहिए, और धड़कन रेगुलर चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी गिर रही है तो सीटी एंजियो नहीं कर सकते। लेकिन सीटी एंजियो काफ़ी अच्छा टेस्ट है बीमारी डिटेक्ट करने के लिए। प्रॉब्लम है कि काफ़ी महंगा भी है, 12-13 हज़ार रुपये का खर्चा है, तो रूटीनली यूज़ नहीं कर सकते। हमारे कंट्री के बहुत फेमस सर्जन, कार्डियक सर्जन, मैं नाम नहीं दूंगा, उन्होंने बीच में एक आर्टिकल लिखा था एडिटोरियल कि ये बीमारी प्रिवेंट करने के लिए सारे लोगों को सीटी एंजियो करना बहुत गलत है। सीटी एंजियो इस तरह से पब्लिक में करने आप जाओगे तो उसका जो खर्चा है उसके सामने उसका डिटेक्शन का फ़ायदा वो बहुत ही मिनिस्क्यूल है। तो गवर्नमेंट लेवल पे या किसी लेवल पे ये नहीं करना, लेकिन आप इंडिविजुअल लेवल पे करा सकते हो कि भाई आपके पास खर्चा करने की शक्ति है और आप अपना चेक करना चाहते हो तो आप सीटी एंजियो करा सकते हो, बराबर। जब भी ये कराना चाहिए आप लोगों के निरीक्षण में या एडवाइस से कराना चाहिए? डोंट डिसाइड योरसेल्फ। और एक साथ जो मैं ये जानना चाहता हूँ, एक स्वस्थ आदमी को लिपिड प्रोफाइल कितने दिनों में टेस्ट करवाना चाहिए? लिपिड प्रोफाइल आपकी 30 या 35 एज के बाद हर एक बंदे को एक बार चेक कराना चाहिए। अगर फैमिली में हिस्ट्री चल रही है या डायबिटीज़ की हिस्ट्री है या फैमिली में किसी का हार्ट का प्रॉब्लम या स्ट्रोक वगैरह हुआ है तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग रीज़न। और उसके बाद अभी प्रॉब्लम क्या है कि जो स्टैंडर्ड बिलीफ है कि हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो मेन प्रॉब्लम है वेस्टर्न कंट्रीज में, वाइट पॉपुलेशन में, अपने यहाँ वो पिक्चर अलग है। अपने यहाँ दिस अ डिफरेंट प्रोफाइल। अपने जो प्रोफाइल उसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यूजुअली मार्जिनल होता है, मतलब 100 से 150 के बीच में, जिट इज़ नॉट हाई बाय वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स, वाइट स्टैंडर्ड्स। बट अपने यहाँ ट्राइग्लिसराइड हाई होता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होता है। ये जो कॉम्बिनेशन है वो अपने यहाँ ज़्यादा लागू पड़ता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि कोलेस्ट्रॉल हाई हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बीमारी हो ही जाने वाले, दूसरे फैक्टर्स भी बहुत काम करते हैं। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि कोलेस्ट्रॉल रीजनेबल या नॉर्मल रेंज में है तो बीमारी नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है। सो देयर इज़ नो 1:1 कोरिलेशन कि ये है तो यह होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिपीटेड चेकिंग, अगर आपकी ट्रीटमेंट की जरूरत है कोलेस्ट्रॉल की तो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ऑफकोर्स 2-3 महीने के बाद दवाई की इफेक्ट चेक करने की, एंड देन यू कैन कंटिन्यू द मेडिसिन लॉन्ग टर्म। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग मेडिसिन जो स्टैटिन देते हैं, अदरवाइज एवरी 5 years चेकिंग। सर एक बात और भ्रांति है कि हार्ट अटैक या इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो जीभ के नीचे एस्पिरिन रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? आपको इसके बारे में प्रकाश डालिए। अगर सिम्टम आपको लग रहा है हार्ट अटैक का, एस्पिरिन लेने से फायदा होता है, लेकिन जो दूसरी सॉर्बिटेट गोली लेते हैं वो मैं कभी किसी को प्रिस्क्राइब नहीं करता, क्योंकि अगर एक्यूट हार्ट के सिम्टम कुछ भी हुए
तो सॉर्बिट्रेट कोई काम नहीं करेगा। एस्प्रिन आप ले सकते हो क्योंकि बाय द टाइम हॉस्पिटल पहुंचो एस्प्रिन की इफेक्ट चालू हो जाएगी। जीप के नीचे रख लेना चाहिए क्या? या थैंक यू सर, chewable थैंक यू। सर गुड मॉर्निंग। जैसे काफ़ी लोग हम लोग ऐसे उल्टा सोते हैं और इनफैक्ट मैं भी उल्टा सोती हूँ रात में, तो क्या उससे हमारे हार्ट की पंपिंग में कोई असर पड़ता है? इज स्लीपिंग मैटर्स इन हार्ट पंपिंग? हार्डली, बहुत रेयर कुछ बीमारियां हार्ट की ऐसी है जिसमें उस पोजीशन से प्रॉब्लम होता है, वेरी रेयर। रूटीनली कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं। हाथ ऊपर करके, श्याम पीछे देखना। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने जो बोला कि पंप करना है 100 to 120 टाइम्स, तो वो कंटिन्यूसली उसके बाद भी करते रहना है जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाए? जब बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये करना, मतलब आपके खुद में भी शक्ति चाहिए। यू हैव टू बी फिट एनफ टू डू इट। इट्स नॉट वेरी इजी जॉब। अगर पेशेंट, स्पेशली अगर पेशेंट हेफ्टी है, तो क्योंकि हम कई बार हॉस्पिटल में देते हैं तो 2-3 दिन तक तो शोल्डर दर्द होते हैं, मतलब इस तरह का जोर लगता है। लेकिन अगर आप किसी की लाइफ सेव करें तो इट इज़ वर्थ इट। आपके शोल्डर भले ही दर्द हो, वो इंपॉर्टेंट है किस तरह से करना, ये अभी टाइम नहीं। लेकिन आप इंटरेस्टेड तो BLS के हम ऑर्गेनाइज करेंगे सेमिनार, तभी ये पूरा विजुअली और एक्चुअली इन प्रैक्टिस डमी पे प्रैक्टिस किया जाएगा। ओके, बट थैंक यू। यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो, आपको ये डिटेल मिल जाएगी, बहुत सारे वीडियोज होंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट पीछे पंकज। हेलो सर। हाँ जी। सर, एक सवाल ये पूछना है कि जैसे मेरी मदर को थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम है, तो हम लोगों ने जैसे महावीर हॉस्पिटल में भी उनके जो बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट होते हैं, एंजियोग्राफी और जो डॉक्टर ने सारे ट्रीटमेंट लिए, तो उसके बाद भी उन्होंने यही बोला कि भाई जैसे हार्ट के अंदर कुछ करंट लगता है तो उनको ऐसा हार्ट इशू होता है। और फिर अभी 1-2 साल पहले जैसे क्या बोलते हैं ना, किरण हॉस्पिटल में भी जो डॉक्टर ने जो सारे टेस्ट होते हैं, तो वो सारे टेस्ट भी उन्होंने करवाए। उसके बाद भी जस्ट नॉर्मल मेडिसिन दिए, लेकिन बस वही बात कहा कि भाई हार्ट के अंदर कोई नली है, वो टच करती है तो करंट के कारण उनको कोई हार्ट का हल्का सा भारीपन या कुछ इशू जैसा फील होता है। लेकिन ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन उनको वो प्रॉब्लम है, काफ़ी टाइम से है, लेकिन चल रहा है। बट ऐसा कोई बेस्ट सोल्यूशन मिल सकता है जिससे नहीं, मतलब आप जो करंट बता रहे हो मुझे रियली कोई मेडिकल लैंग्वेज से समझ नहीं पड़े। ऐसा है तो आप पर्सनली मुझे रिपोर्ट बताओ। ये आई थिंक ये अपॉइंटमेंट लेके। गुड मॉर्निंग सर। सर सबसे पहले तो आपका थैंक्स है, और जो आप टीम है सीधा क्वेश्चन उनका पूछिए। थैंक्स है। सर मेरे को ये पूछना था, जैसे ब्लॉकेज में अपने पास 2 ऑप्शन डॉक्टर्स देते हैं, या तो स्टंट का या तो बाईपास का, तो तीसरा भी कोई ऑप्शन है क्या सर? इनफैक्ट तीसरा ऑप्शन सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होना चाहिए, वो मेडिकल मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल चेंज और दवाइयाँ। हर एक केस में बाईपास या एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं होती है। वो रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखा जाता है। नहीं करने का रिस्क वर्सेस करने का बेनिफिट, उसका जो रेशियो होता है उसके मुताबिक ट्रीटमेंट डिसाइड होती है, राइट। सो कई लोगों को क्लियरली बाईपास की जरूरत होती है, क्यों क्लियरली फायदा है। कई लोगों को क्लियरली एंजियोप्लास्टी की जरूरत होती है। कई लोगों को क्लियर होता है कि 2 में से 1 की भी जरूरत नहीं होती, सिर्फ मेडिकल मैनेज की जरूरत होती है। और सर ये ट्राइग्लिसराइड जो है वो कैसे बढ़ता है, उसका रीजन क्या है और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वो थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल जो बोला, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एब्डोमिनल फैट, उसके रिलेटेड होता है। थोड़ा बहुत जेनेटिक होता है, आपकी जो क्लियरेंस सिस्टम होती है जेनेटिकली खराब हो तो वो भी हाई होता है। थैंक यू सर। सीधा क्वेश्चन ही पूछे। हाँ, देखो माइक हाथ ऊपर करें। क्वेश्चन कार्यकर्ता का क्वेश्चन। सर आजकल जैसे सब लोग, आपने एक्सरसाइज का बताया, एक्सरसाइज से भी बहुत लोगों को साइकोलॉजिकल है कि एक्सरसाइज एक्स्ट्रा करेंगे तो भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ गए। ऐसे काफ़ी केस भी आए हैं। सबके पास आजकल फिटनेस वॉच रहती है, हार्ट रेंज रहती है, तो व्हाट इज़ अ सेफ हार्ट रेंज? उसकी भी बहुत मिथ है। कोई बोलता है 120-130 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, कोई बोलता है 170-180 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। Your peak heart rate is 220 minus your age. Okay. Right? So if you're 40, suppose your peak heart rate, predicted maximum heart rate, that is called PMHR, is 180. Right? So when you are exercising, you try to keep at around 75% of that Of the PMHR. peak. Not of the total 220. Of the PMHR, you stay at around 75%. Don't try to go beyond that. ओके बराबर? And सर इसी के रिलेटेड है, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक दिन हमारा कार्डियो रहता है, तो कार्डियो में हमें कहा जाता है कि ट्रेडमिल करते हैं या क्रॉस या वो करते हैं, तो पानी कितना कंज्यूम करना चाहिए ड्यूरिंग एक्सरसाइज? जो 1.5 घंटे का समय है उसमें कितना मात्रा में पानी कंज्यूम वो करना चाहिए? entirely डिपेंड्स कि आप पहले एक्सरसाइज करने गए, उसके पहले आप घर से पानी पी के निकलो। और इफ यू आर डूइंग एट लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज,
आपको खुद का जजमेंट आएगा। प्रॉब्लम क्या होता है, ब्रेन की सिस्टम होती है कि थर्स्ट तो पहले डिटेक्ट हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि आप उसके तरफ ध्यान नहीं देते, वहाँ तकलीफ होती है। तो कोई अमाउंट पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका कंफर्ट पे है, लेकिन इग्नोर नहीं करने का। जनरली वो कहते हैं पानी कम पीना चाहिए, ऐसा कोई फंडामेंटल कुछ भी नहीं है ना? ज़्यादा नहीं पीना चाहिए बट कम भी नहीं पीना चाहिए। डिहाइड्रेशन, आप लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सरसाइज कर रहे हो, आजकल जिम में तो एसी वगैरह होते हैं, लेकिन आप रास्ते पे एक्सरसाइज कर रहे हो गलत सीजन में, तो यू वुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल। जनरली डॉक्टर साहब ये बीमारी इतनी महंगी होती है कि आदमी जल्दी से इसको जज करते हुए भी इग्नोर कर देता है। तो इस सेमिनार के साथ साथ कुछ ऐसी भी जानकारी मिले कि कहाँ इस बीमारियों की इकोनॉमिक जांचें होती है और कहाँ इमीडिएट इसमें फ़ायदा हो सकता है। आप तक हर एक आदमी नहीं पहुंच सकता, तो जनरल कहाँ पहुंचना चाहिए जहाँ वो इकोनॉमिक पहुंच सके और उसकी सुविधा मिल सके। देखिए, मैं आपको सिंपल देता हूँ, अपने यहाँ ऐसा बड़ा ट्रेंड है कि सिविल हॉस्पिटल में जाना मतलब ये निचली कक्षा का गिना जाता है, लेकिन आपको गारंटी देता हूँ, डॉक्टर आपने बैठे इधर, मैं बैठा हूँ, हम सब सिविल हॉस्पिटल सीख के आए हैं, बराबर है। स्मीमेर भी गवर्नमेंट की हॉस्पिटल है, यहाँ पर आपको फ्री। प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पर लाइन में खड़ा रहना पसंद नहीं है, और आपको जो क्या ना 5 स्टार सर्विस या कंफर्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा, आपके साथ जो बातचीत की जाएगी वो स्टाइल से नहीं होगी, तो आपको पसंद नहीं आएगा। लेकिन वो सब चीज़ें फिर आपको साइड में रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि सिविल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं होती, इनफैक्ट अगर लोग सिविल हॉस्पिटल में जाएंगे नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन डॉक्टर सीखेंगे भी नहीं, तो ये भी अपनी जिम्मेदारी, बराबर है। और अपनी सिविल हॉस्पिटल में अभी वेरी सुन वी आर गेटिंग एंजियोग्राफी फैसिलिटी, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया है। ये कोविड के चक्कर में सब गड़बड़ हो गया था, और यूएन मेहता हॉस्पिटल अहमदाबाद में है, जहाँ से मतलब ज़बरदस्त वर्क होता है उधर। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट फ्री, बट इट इज़ अराउंड 30-40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हाट इन प्राइवेट हॉस्पिटल, राइट? यस सर, मेरा क्वेश्चन, आई हैव 2 क्वेश्चंस। एक तो अभी रिसेंट में जो गौरव गांधी कार्डियोलॉजिस्ट, उनका हार्ट अटैक से ही डेथ हुआ था, ही वॉज वेल नोन कार्डियोलॉजिस्ट, उसका एग्जैक्ट रीज़न क्या रहा सर? बिकॉज पब्लिक में बहुत सारे एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू क्लियर। वो बंदा जामनगर में प्रैक्टिस करता था, मेरे से काफ़ी यंग, बराबर है। रात को पेशेंट देखा, पेशेंट की एंजियोप्लास्टी करते हुए उसको सिम्टम हुए, खुद को इग्नोर्ड, एसिडिटी की दवाई लेके सो गया, राइट? वेरी डिफिकल्ट टू फॉर अस, तो हमारे ग्रुप में मतलब हिल गए थे सब, क्योंकि अगर जो आदमी बंदा खुद ट्रीट करा है उसने खुद के सिम्टम इग्नोर किए। रात को 12-1 बजे प्रोसीजर करते टाइम तकलीफ हुई, प्रोसीजर खत्म की, दवाई लेके सो गया, सुबह 4 बजे इवेंट हुआ, कुड नॉट सर्वाइव। सो ये बता रहा है कि जिस बंदे को सारी नॉलेज है इसके बारे में वो भी इग्नोर करता है। और ये बहुत अच्छी स्टडी हुई है डेनमार्क में कि उन्होंने एक कम्युनिटी को 3 साल तक इंटेंसिव एजुकेशन दिया, यही पर्टिकुलर के चेस्ट के सिम्टम्स को कैसे रिकॉग्नाइज करना। और वो 3 साल एजुकेशन के पहले के जो रिस्पॉन्स रेट्स पेशेंट के कितनी जल्दी हॉस्पिटल आते उसके, और एजुकेशन देने के बाद के रिस्पॉन्स रेट देखे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और उसके मेन रीजंस क्या मिले कि जिस बंदे को तकलीफ खुद को होती है वो पहले ऐसा ही सोचता है कि मुझे नहीं हो कुछ होगा, तो इग्नोर करता है। लेकिन उसी बंदे को अगर किसी पड़ोसी को या फ्रेंड को या फैमिली मेम्बर को तकलीफ है तो उसको पकड़ के तुरंत ले जाता है, लेकिन खुद को होगी तो नहीं जाएगा। तो दैट इज द ब्रेन एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, डिनाइल बोलते हैं इसको, ये साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है। हर एक बंदे को ये डिनाइल होता है कि ये मेरा प्रॉब्लम नहीं होगा, ये दूसरे लोगों को ही होता है। दैट इज मेडिकल अवेयरनेस सेमिनार करते हैं। यस एक्चुअली एग्जैक्टली जो मिथ्स थे, क्योंकि एवरीबॉडी वाज अवेयर कि वो इतना अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा ये, हाई ब्लड प्रेशर का जो मेडिसिन ले रहा है कंटिन्यू, अगर उसको छोड़ना चाहता है या उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता, इज देयर एनी ऑप्शन, या उसका हार्ट पे कोई इफेक्ट है कहीं ना कहीं? हाई ब्लड प्रेशर का सारा इफेक्ट लॉन्ग टर्म पे होता है, रातों रात कोई इफेक्ट नहीं होता है, 10, 15, 20 साल पे होता है, हार्ट पे, किडनी पे, ब्रेन पे, आँख के पर्दे पे। तो बीपी की मेडिसिन छोड़ना नहीं छोड़ना वो आपके डॉक्टर पे है, आप बंद करके देख सकते हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं छोड़ सकते, लेकिन वापस बीपी बढ़ गया तो यू हैव टू टेक इट। थैंक यू सर। नमस्ते सर, मेरा भी इन बहन जी से रिलेटेड ही सवाल था। हेलो, हाँ, इस तरह जयपुर में 3-4 महीने पहले एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, 48 साल के थे, और उनकी भी इसी तरीके से डेथ हुई थी, लेकिन वो जैसे बोले बैडमिंटन खेल रहे थे और उस समय ये हुआ था। तो मेरा जानने का ये है कि क्या चूक रहने की गुंजाइश थी जो उस समय रही होगी? उसमें क्या है कि ऐसे लोगों में जनरली अभी डेथ का कारण अपने यहाँ प्रॉब्लम बड़ा क्या है कि सडन डेथ हुआ
तो ऑटोप्सी की कोई सिस्टम नहीं है पोस्टमार्टम की जिससे डिटेक्ट है, क्योंकि सडन डेथ का हार्ट का कारण डिटेक्ट करने के लिए जो ऑटोप्सी की सिस्टम बहुत डिफिकल्ट है। और अपने यहाँ जो पोस्टमार्टम कोई करवाते नहीं, बात पोस्टमार्टम की जेन्युइन जरूरत होती है तो लोग चिल्लाने लगते हैं कि क्यों भेज रहा, तो अपने यहाँ पता ही नहीं चलता कि क्यों हुआ, राइट। लेकिन ज़्यादातर केस में क्या अंडरलाइंग 48 ईयर ओल्ड मेल में स्ट्रेस वाली लाइफस्टाइल होती है कोई भी डॉक्टर की इस लेवल पे, तो उसमें अंदर नली में बीमारी होगी जो सडनली बिगड़ सकती है। तो अगेन वही बोला कि एक्सरसाइज की लेवल कुछ लिमिट में रखो, या अभी आप बैडमिंटन रोज खेल रहे हो 2 साल से तो फाइन, बट एक दिन सडनली चालू किया और 3-4 गेम खेल डाले तो प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। जस्ट रिपीट क्वेश्चन इन क्वालिटी क्वेश्चंस नए वाले। हाँ जी। आजकल डॉक्टर साहब जो ये जंक फूड चल रहा है और ये जो सब लोग खा रहे हैं उसका हार्ट के ऊपर क्या असर? या आई थिंक मैं इसमें बोलना भूल गया कि ये जो जिम में टेंडेंसी है कि वो मसल पावर बढ़ाने के लिए जो चीज़ें लेते हैं, और वो जो कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं आजकल हाईली चार्ज्ड, नाम में भी रेड बुल वगैरह, वो डेंजरस चीज़ है, क्योंकि हाँ उससे इलेक्ट्रोलाइट्स में इतना फ़र्क पड़ता है। और दूसरा बहुत कॉमन अपने यहाँ ड्रग एब्यूज़ आ रहा है, जिससे अनदर रीज़न आप हर रोज़ सुबह पेपर में पढ़ते हो 2000 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया, इमेजिन करो बाकी 20,000 करोड़ का कहाँ गया होगा, इधर ही घूम रहा होगा, बराबर है। सो अपने फैमिली में बच्चों पे भी नज़र रखो। 17 टीस्पून सर हाँ नेक्स्ट। सर मेरा सवाल है कि अगर किसी का एंजियोप्लास्ट हुआ 7 साल पहले 8 साल पहले आपने ही किया था, आपकी दी हुई दवाई भी हम खा रहे हैं रेगुलर, एक्सरसाइज जिम वगैरह भी कर रहे हैं, लेकिन फिर नेक्स्ट इसका सिम्टम अगर मेरे को कभी कुछ होता है तो हमको क्या सिस्टम जिसको एब्जॉर्ब करना चाहिए? अगर आपको ये सिम्टम इन्यूमरेट के उसमें से कुछ भी लगता है, फर्स्ट थिंग अगर सडनली सिम्टम शुरू रात का 2 भी बजाए तो नज़दीक में जो भी इमरजेंसी रूम है जहाँ पर ट्रीटमेंट होती है वहाँ पर पहुँचो। कुछ भी खुद डिसीजन लेने की ट्राई मत करो, ये होगा वो होगा, कोई दवाई ले ली, नथिंग। गो देयर, गेट द बेसिक टेस्ट डन, कुछ होगा तो पकड़ा जाएगा, नहीं होगा तो आपको वापस भेजेंगे, बराबर है। ये जो डर है कि हॉस्पिटल वाले अंदर कर देंगे और एंजियोप्लास्टी कर डालेंगे, ये ज़्यादातर गलत है, बराबर है, राइट। जस्ट अ मिनट, RJ7445 RJ7445 AH2125 जिनकी भी गाड़ी है कृपया वहाँ से बाहर से हटा दीजिए प्लीज़। नमस्कार सर, जैसे अपन सुबह वॉकिंग करने जाते हैं तो उसकी स्पीड 1 घंटे में मिनिमम मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? रफली स्पीड वॉकिंग के अराउंड 5 किलोमीटर्स पर आवर 6 किलोमीटर्स पर आवर इज़ गुड, लेकिन अपनी कैपेसिटी में रहने का, व्हाट यू फील कंफर्टेबल विथ उतनी ज़्यादा स्पीड रखो। अनकंफर्टेबल स्पीड पे करने की कोई जरूरत नहीं है, वो स्पीड धीरे धीरे बढ़ सकती है। एज योर मसल्स गेट ट्रेंड आपकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, ड्यूरेशन इज़ मोर इंपॉर्टेंट। अब ज़्यादा लंबा करो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप चाहते हो कि आपको जॉगिंग करना है, रनिंग करना है, कर सकते हो, बट बी केयरफुल क्योंकि उससे दूसरी इंजरीज भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, बहुत बार देखा गया है कि रात के समय या अर्ली मॉर्निंग कार्डियक अरेस्ट आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको यूरिन के लिए या 2 नंबर के लिए रात को उठना पड़ता है, तो उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि उनको कोई तकलीफ ना हो? एक कॉमन चीज़ वेरी ओल्ड एज में है कि आप यूरिन पास करो रात को तो बीपी डाउन हो जाता है, क्योंकि जो सर्कुलेशन स्टिफ हो जाता है तो बीपी का कंट्रोल सिस्टम बिगड़ जाती है। तो उस टाइम ध्यान रखने का कि आप सडन पोजीशन चेंज मत करो। बेड पे से खड़े होते टाइम जरा बैठो फिर खड़े हो, टॉयलेट में से भी खड़े होते टाइम हैव समथिंग टू सपोर्ट यू, और रूम के बीच में मत चलो। दिस इज़ फॉर ओल्ड पीपल हु आर टेंडेंसी टू फॉल डाउन रात। बाकी जो रात के टाइम में या अर्ली मॉर्निंग के टाइम में इवेंट्स होते हैं, इसकी वजह क्या है कि जो बॉडी की सर्केडियन रिदम है उसमें सारी चीज़ें जो नुकसान करती है वो उस टाइम पे मैक्सिमम होती है, इसलिए उसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते। इट्स अ नेचुरल फिनोमेनन। बस 2 क्वेश्चन। एक जैसे एंजियोग्राफी या मतलब बाईपास, इसमें ECP करके भी है, तो वो भी मतलब ECP जो चीज़ है वो एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन बोलते हैं, जो पैर में न्यूमेटिक बैग्स बांध के पैर की नसों को इस तरह से कॉम्प्रेस करते हैं कि उसका बैक फ्लो हार्ट की तरफ जाता है और हार्ट को खून ज़रा तेज़ी से मिलता है, रिसीव होता है, बराबर है। वो लोग क्लेम ऐसा करते हैं कि इससे नलियाँ खुल जाती हैं, पंपिंग ऊपर आ जाता है, नए चैनल्स बन जाते हैं। ये सब क्लेम गलत है। इसका फ़ायदा किस पेशेंट में है, मैं खुद भी कई बार पेशेंट रिफ़र करता हूँ। जिस पेशेंट को एंजाइना होता है, जिसकी कोई दूसरी सॉल्यूशन नहीं, दवाई ले रहे हैं उसकी असर नहीं आ रही है, दवाई टॉयलेट नहीं हो रही है, बाईपास या एंजियोप्लास्टी की हुई है या करना पॉसिबल नहीं है, इतनी फैली हुई बीमारी है, तो ऐसे केस में सिम्टम रिलीव करने के लिए इट इज़ यूज़फुल। आप 35 साइकिल लोगे तो आपको लगभग 70% पेशेंट में
8-10 महीने, साल, 1.5 साल तक सिम्टम रिलीव होते हैं, राइट। उससे नलियाँ खुल गई, आपका अटैक आने का रिस्क चला जाएगा या पंप नॉर्मल आ जाएगा, ये सब गलत बात है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। हाँ? सर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आजकल जो जिम में बच्चे जाते हैं जो, तो वे प्रोटीन और कई तरह के सप्लीमेंट फूड्स बोलते हैं उनको लेने के लिए, उसका क्या इफेक्ट है? और आजकल ये जंक फूड भी बहुत चल रहा है, तो उसका भी कोई इफेक्ट है क्या हार्ट डिजीज पे? जंक फूड में बेसिकली मैदा आता है। मैदा नुकसानकारक है क्योंकि उसमें गेहूं जो आता है वो, और उसमें जो वेजिटेबल ऑयल यूज़ होता है, वो दोनों चीज़ें नुकसान करती है। सो हाईली रिकमेंडेड नॉट टू डू। इनफैक्ट चंडीगढ़ के एक फेमस न्यूट्रिशनिस्ट थे पुराने, अभी शायद नहीं रहे, उनकी क्लेम काफ़ी बरसों से ऐसी है कि अपनी गवर्नमेंट ने ये बीमारी इंट्रोड्यूस की है इस देश में। डालडा आता था, बराबर है, वो वेजिटेबल ऑयल था और डालडा की एडवर्टाइजमेंट होती थी 60s में। मैं छोटा था, मुझे भी वो येलो कलर का डब्बा याद है, ऐसा नारियल पाम का पेड़ था। वो वेजिटेबल ऑयल मैक्सिमम नुकसान करता है। अनफॉर्चुनेटली देश तभी गरीब था, तो उसमें गवर्नमेंट को ब्लेम करना इतना आसान नहीं है क्योंकि खाने के फांफे थे, तो उसके लिए आता था। लेकिन वेजिटेबल ऑयल इज़ वेरी हार्मफुल, राइट, एंड मैदा इज़ हार्मफुल। सो जंक फूड का ये दो चीज़ है। और फ्राइंग एनी ऑयल और घी और बटर यू फ्राई, इट चेंजेस द कॉम्पोजिशन इज हार्मफुल। बटर, घी, तेल खुद हार्मफुल बिल्कुल नहीं है रीजनेबल अमाउंट में। तो जो रोटी गेहूं की है वो हार्मफुल है, उसके ऊपर जो आप घी लगाते हो वो हार्मफुल नहीं है। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, एक क्वेश्चन, इसे तरह तरह के जो बिस्किट्स आ रहे हैं आज के टाइम पे, ये है वो उनके बारे में जिसमें सोडियम होता है और होता है, उसके बारे में आपका, क्योंकि आजकल सब अच्छे घरों में 5-7-10 तरह के बिस्किट्स मिलते हैं। या कोई भी बिस्किट मुझे नहीं लगता कि वेजिटेबल ऑयल और मैदे के बिना बनता होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप खाना चाहो तो खाओ फाइबर वाले या जो भी है, लेकिन उसको लिमिट में रखो। लिमिट के बाहर जाओगे तो नुकसान करता है। शुगर भी आती है, मैदा भी आता है, वेजिटेबल ऑयल भी आता है। हेलो, फी प्रोटीन का अगेन एक्सेस अमाउंट में लेने से प्रॉब्लम है, उसका कोई डायरेक्टली हार्ट पे असर नहीं है, इट्स अ फैट बेसिकली, बट आपका बैलेंस डाइट नहीं होगा तो कुछ ना कुछ नुकसान करेगा। हेलो सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारे बड़े भाई का भी वो हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और छोटे भाई का भी हुआ है और हमारी माता जी का भी हुआ है, तो इस पर्पस में और भी हम लोग 2 भाई हैं, तो उनको क्या केयर करना चाहिए? पहला तो आपकी लाइफस्टाइल चेंज करके आपका पेट पर से वजन घटाएगा। एक ही चीज़ जो पक्का काम करेगी, पेट पर से चर्बी कम करो और नींद बराबर होनी चाहिए। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आसान नहीं है, बराबर है, ये बेस है ट्रीटमेंट का। उसके ऊपर आपको चेकिंग बेसिक कराना चाहिए, बेसिक ECG, एक स्ट्रेस टेस्ट और एक जो CT स्कैन का भाई पूछ रहे थे, कोरोनरी कैल्शियम स्कोर, जो आपको अर्ली स्टेज में बता देगा कि ऑलरेडी बीमारी शुरू हो गई कि नहीं है। ये जानने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप उसके बारे में कुछ करोगे नहीं तो लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत जरूरी है, जो आप ऐसे भी कर सकते हो। और एक अच्छे डॉक्टर से टच में रहो जी। नमस्कार सर, मैं पेशेंट हूँ हार्ट का। मैंने ऑपरेशन के लिए रिकमेंड डॉक्टर ने किया था, करवाया नहीं है ऑपरेशन। उन्होंने कहा था कि आपकी ब्लॉकेज ज़्यादा है, तो मेरे को जो डॉक्टर जहाँ जब मैं ट्रीटमेंट लेता हूँ उसने कहा अभी आपको ज़रूरत नहीं है, आप अपना दवाई से कंटिन्यू रखिए। अगर कोई चलने में कोई प्रॉब्लम हो या हार्ट की कोई तकलीफ हो बढ़ती है तब आपको सोचना चाहिए। अभी आप आराम से चल सकते हो, ऊपर आप सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हो, तो अभी आपको ऑपरेशन नहीं कराओ तो बेटर रहेगा। आई हैव क्रॉस्ड 75 ईयर्स, नाउ आई एम रनिंग इन 76 ईयर्स। तो मैंने उसी क्वेश्चन का जवाब दिया ना कि मेडिकल मैनेजमेंट भी इसका एक ऑप्शन है जो आप ले रहे हो। प्रिकॉशंस कोई एक्स्ट्रा? थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों से निवेदन है, कृपया अगली सेमिनार की डेट नोट कर लेवे और सब लोग डॉक्टर अपूर्व वसावड़ा का ताली बजा के स्वागत करें। इतने सरल शब्दों में, इतने सुंदर ढंग से, इतने समय में हमारा ज्ञानवर्धन किया और बहुत ही अच्छी हिंदी बोली। जेन्युइनली बोलूँ तो मेरे विनय भाई से ज़्यादा अच्छी हिंदी थी जो सबको समझ में आई। 4 फरवरी डॉक्टर राजीव मेहता का सेमिनार है। जो भाइयों बहनों को नंबर सेमिनार की इंफॉर्मेशन चाहिए आगे की, कृपया बाहर नोट कराएं। पीछे सभी सेमिनार्स के QR कोड्स हैं, वो कृपया लेते रहे। आप सबका पुनः धन्यवाद, आभार, प्रणाम।